बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। आज हमारे एजेंडे पे 3 प्रिविलेज मोशन है। एक प्रिविलेज मोशन थी वो रहीम यार ख़ान की थी, तो वो हम उसको अगली किसी मीटिंग में इंशाल्लाह जल्दी रखेंगे। उसकी कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं, तो आज हम 3 प्रिविलेज मोशन को टेकअप करेंगे। उसमें पहली प्रिविलेज मोशन नंबर 79 जो है वो मोहम्मद अलियास साहब PP 95 की हैं। तो इस हवाले से बताया जाए जी कि ऑफिसर्स कौन से आए हैं ज़रा। सर इनके एडिशनल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन है। अच्छा, और सेक्रेटरी साहब गए हुए हैं, होनहार प्रोग्राम है चकवा। हाँ, आज है CM का प्रोग्राम है। तो नहीं, इनके स्पेशल सेक्रेटरी नहीं है जी हैं इस डिपार्टमेंट में सर। तो वो किधर हैं? वो किधर नहीं है सर, वो क्यों नहीं आए? चलें चलें बुलाएं जी उनको।
अच्छा जी, अपना प्रिविलेज मोशन हमारे पास जो आई है मोहम्मद इलियास साहब की। इलियास साहब चूँकि पिछली बार आप मौजूद नहीं थे तो ये टेकअप नहीं हुई थी, तो अभी कमेटी के सामने आप अपनी प्रिविलेज मोशन जो है वो ज़रा पढ़ दें। मामला ये है कि मैं अवामी मसाइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मामला ये है कि मैं अवामी मसाइल के हल के लिए CEO एजुकेशन स्कूल चिन्योड़ जनाब ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब से मिलने मोरखा 1 अगस्त 2025 को उनके ऑफिस गया, लेकिन ऑफिसर मौसूफ एक नाम नेहाद सहाफ़ी के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। मैंने ऑफिसर मौसूफ को अपना पैगाम भी भिजवाया, लेकिन इसके बावजूद मुझे आधा घंटा इंतज़ार करवाया गया। इसका वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है। मेरे हल्का के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग भी मेरे हमरा थे, लेकिन CEO एजुकेशन के इस नारवा रवैया से न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे ईवान का इस्तेकाक मजरूह हुआ है। लिहाजा मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देते हुए मजलिस से इस्तेकाकात के सबूत किया जाए। जी ठीक है। अच्छा जी, CEO एजुकेशन ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब तशरीफ़ रखते हैं जी। जी सर। और डिपार्टमेंट की तरफ से कौन है जी? सर मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ DA। हमारे सेक्रेटरी साहब आज चकवाल गए हुए थे क्योंकि CM साहबा ने आना है तो उनको रिसीव उन्होंने ही करना था। तो स्पेशल सेक्रेटरी किधर हैं? सर वो तो इधर ही हैं लाहौर में। वो क्यों नहीं आए? सर वो भी मुझे डायरेक्शन दी गई कि आप जाएँ तो मैं आ जाऊँ सर। इसका हम अगली मीटिंग में खाला साहब नोट कर लें कि अगली मीटिंग में अगर ये प्रिविलेज मोशन पेंड होती है, आज अभी तो हम सुनते हैं ना, अगर ये पेंड होती है तो अगली मीटिंग में सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाएंगे, ठीक है, और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ही आएंगे, स्पेशल सेक्रेटरी भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर स्पेशल सेक्रेटरी आना पसंद नहीं फरमाते तो फिर सेक्रेटरी साहब आएँ, ठीक है ना जी। उन्हें लिखें कि आपके स्पेशल सेक्रेटरी नहीं आए हैं, इसलिए अगली मीटिंग में आप खुद तशरीफ़ लाएं। और दूसरा ये है कि इसमें आना होता है INC के सेक्रेटरी ने आना होता है, तो कौन आया INC से? अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अबू बकर, सेक्शन ऑफिसर INC। बेटा आगे आ जाओ ज़रा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, आगे आगे आ जाओ। मैं करना आपको किसने भेजा है? सर सेक्रेटरी साहब के बिहाफ पे आया हूँ। नहीं, फोकल पर्सन बिल्कुल। भी प्रिविलेज में मैं आया हूँ। हाँ, फोकल पर्सन भी प्रिविलेज में मैं हूँ। नहीं, इसमें खालिद साहब ज़रा बताएं, या सेक्रेटरी साहब आएंगे या एडिशनल सेक्रेटरी हैं आपके INC जी, के? एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। हाँ, नहीं, ये दोनों के अलावा नहीं। सर, आप असल बहुत में- अच्छे हैं, मैं पहले भी देखा है आप। सर सेक्रेटरी साहब सिलाब की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो फोकल पर्सन ऑलरेडी मुझे नहीं, नॉमिनेट किया हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी कौन है? वो आ जाएं। एडिशनल सेक्रेटरी मैडम है सर। हाँ, तो वो लिखें जी इनको भी नेक्स्ट मीटिंग में। हाँ, वो या सेक्रेटरी साहब आए या एडिशनल सेक्रेटरी आए, ठीक है जी। चलें जी, अब इस तरह है कि आपके ख़िलाफ़ प्रिविलेज मोशन दी है चनियोटी साहब ने, तो आप अपना जो भी इनको हलफ दें। ये पढ़ें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। अब आपने सुन लिया मौलाना साहब ने जो प्रिविलेज मोशन दी है, जी जी। इसके हवाले से आप जो भी कहना चाहें, आप अपना मौक़िफ़ यहाँ कमेटी के सामने रख सकते हैं। जी जी। और आप बताएं अब इसके बारे में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरे लिए तमाम पार्लियामेंटेरियन ही मुअज़्ज़ज़ हैं और अलामा साहब चूँकि मेरे उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं और साथ मजहबी तौर पे भी काफ़ी इनका नाम है, तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ शायद अलामा साहब को कहीं पे कुछ गलत फहमी हुई है। जिस तारीख का हवाला दे रहे हैं उस दिन हज़रत साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं 4:28 पर मेरे ऑफिस में। जुमे का दिन है 1 अगस्त को। जब 4:28 पे इनका पहले जो सिक्योरिटी गार्ड है ऑफिशियल वो दफ्तर आया है, उसने जो बाहर मुलाजम बैठा हुआ था उससे कोई बात की है, उसके बाद वो वापस चला गया है। 4:29 पे हज़रत साहब मेरे दफ्तर के अंदर तशरीफ़ ले आए हैं। पहली बात। दूसरी बात सर, हमारे वहाँ पे कोई ऐसा वेटिंग रूम नहीं है जहाँ पे हम किसी को इंतज़ार करवाएं। हम तो एक आम साहिल को भी कभी इंतज़ार नहीं करवाते, तो ये तो हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। 4:29 से 4:35 तक अलामा साहब मेरे दफ्तर में मौजूद रहे हैं, गुफ्तगू भी करते रहे, कुछ चीज़ें इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद 4:35 पे हज़रत साहब बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। जब बाहर गए हैं तो फिर वापस आए हैं और फिर 4:37 पे वापस गए हैं। ये टोटल जो है ना 4:28 से 4:37 तक का टाइम जो है ना इन्होंने उस दफ्तर में गुजारा है। तो अब आप बेहतर समझते हैं सर। ये टाइम आपने कैसे नोट किया? हर जो आपसे मिलने आता है उसकी कोई लॉग बुक बनती है टाइम की? को आम बंदा भी है, ये किस तरह आपने ये टाइम हमें बताया? सर, चूँकि जब ये प्रिविलेज मोशन पेश हुई उसके बाद मैंने CCTV कैमरे का जो है ना उसका रिकॉर्ड देखा। आपके ऑफिस में लगा हुआ है? जी लगा हुआ सर। हाँ जी, ठीक है जी। मौलाना साहब को बात करना चाहें तो होंगे। गुजारिश ये है कि मैं एक दिन पहले भी इनके पास गया और मैंने कहा कि वो मुसअब रजोका जो एक गैर मुतल्लका बंदा है और उसने बहुत परेशान किए हुए अमले को, आपके क्लर्कों को, और आपको आपके मिनिस्टर की तरफ से हिदायत आई है और वज़ीर आला के दफ्तर ने हिदायत की है कि वो मुसअब रजोका आपके कमरे में ना घुसे और वो आकर तालीमी मामलात में दखल अंदाज़ी ना करे। तो इन्होंने कहा कि मैंने उसका दाखिला बंद कर दिया है और अब जो है वो यहाँ कोई नहीं आता। मैं उसी का पता करने गया। ये अगस्त के पता नहीं 31 होती है या क्या तारीख होती है, यानी आखिरी दिन में गया तो इन्होंने मुझे कहा कि वो तो हमने उसका दाखिला बंद कर दिया, यहाँ कोई नहीं आता। दूसरे दिन जिस वीडियो की ये बातें कर रहे हैं वही वीडियो मौजूद है 2:55 पर। वही बंदा मुसअब रजोका जिसका दाखिला इन्होंने इनके बकौल एक दिन पहले बंद किया हुआ था, पता नहीं कब से बंद किया हुआ था, वो अगले दिन भी आया है और पौना घंटा इनके दफ्तर में बैठा रहा कुंडी लगा कर। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वो भी गए हैं, अपना कोई फाइल लेकर गए होंगे, तो उनको भी दाखिला जो है वो नहीं दिया गया। मुझे कहते हैं मैंने उसका दाखिला बंद कर दिया है और अगले दिन वो साहिब जो हैं वो पौना घंटा इनके पास बैठे रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया है और ऐसे झूठे आदमी के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। जी, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, गुजारिश इतनी, मेरा मतलब अलामा साहब से कोई बहस बनती नहीं है, ये कादावर शख्सियत हैं। लेकिन जो सर बात कर रहे हैं, अब देखें ना, मिनिस्टर साहब ने उनको फोकल पर्सन बनाया था मुसअब रजोका को, हमने तो नहीं सर बनाया था। उसके बाद जब मिनिस्टर साहब ने उनको डी नोटिफाई कर दिया, जिस तरफ हज़रत साहब इशारा कर रहे हैं, जब मुझे CM ऑफिस से ये बाकायदा कहा गया कि इनको आप दाखिल ना होने दें दफ्तर में, तो उसके बाद मैंने उनको नहीं दाखिल होने दिया। हालांकि वो साफ़ी भी है, वकील भी है, साफ ज़ाहिर है, आम पब्लिक का बंदा कोई भी आ सकता है। तो लेकिन मैंने उनसे मतलब किसी तरीके से उनसे कहा कि जी नहीं, अगर कोई मुझे नहीं उनके बारे मतलब मालूम नहीं है और ना मैं कोई जिसके बारे को जानता ना हो उसके बारे में तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन मफरूज़े के तौर पे अगर किसी बंदे के बारे में ये हो कि ये नटोरियस है, वो वकील हो, वो कोई वो हम में से कोई हो, वो कोई, तो फिर अगर उसके बारे में मिनिस्टर साहब कह दें कि इसको ना आने दें ऑफिस में, ऐसा होता है हमारे माशरे में, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ़ दफातर में वो हम देखते हैं, नादरा के ऑफिसेज़ हों, पासपोर्ट के ऑफिसेज़ हों, लफ्ज़ बुरा है, टाउट वहाँ पे घूम रहे होते हैं, नोटोरियस बंदे घूम रहे होते हैं। तो उनको हर गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि उनका इंटरफेरेंस उन ऑफिसेज़ में मिनिमम हो, उनको रोका जाता है। तो अगर ये, मुझे पता नहीं है इस बंदे के बारे में, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इसकी शोहरत को अच्छी नहीं है तो फिर यानी उसको आपसे मिलना, आपके ऑफिसेज उसके लिए खुले रहना, ये तो मुनासिब नहीं है फिर। सर अगर इजाज़त हो तो मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, जो डी नोटिफाई किया है वजीर तालीम ने, उन्होंने भी कोई उसकी भी वजह तारीख होगी, मौजूद है, हाँ, कोई उसकी वजह भी होगी। तारीख मौजूद है, और उसके 15 दिन बाद तकरीबन वो साहब इनके दफ्तर में आए, वो तारीख भी मौजूद है। 15 दिन तक इनके पास ऑर्डर ही नहीं पहुंचे। इस तरह है कि ये चूँकि मामला जिस तरह का मैं महसूस कर रहा हूँ, तो गिल साहब और चद्दर साहब, आप दोनों जो हैं ये ज़रा इस मामले को देखेंगे और अगली मीटिंग में हमें रिपोर्ट देंगे, वहाँ जाके देखेंगे उस ज़िला में, ठीक है जी। मौलाना साहब से भी मिलेंगे आप दोनों, और उसके बाद जो सीईओ हैं उनसे भी मिलें जाके, और इस मसले की कमेटी को सही जो है ना, अभी मौक़िफ़ इस तरह का आया है कि इस पे अभी मज़ीद ज़रूरत है कि हम असल मसले को जानें ज़रा, और फिर अगर उसमें सीईओ साहब कसूरवार हुए तो कमेटी फिर अपना फ़ैसला करेगी, और अगर कोई गलत फहमी है तो आप दोनों दूर करें वहाँ पे जाके, ठीक है जी। दोनों चीज़ें, अगर कोई गलत फहमी है वो दूर करें, अगर सीईओ साहब का कोई फॉल्ट बनता है तो वो कमेटी को आगाह करें, फिर अगली मीटिंग में कमेटी खुद अपना फ़ैसला कर लेगी, ठीक है जी। चद्दर साहब का मैंने 2 लोगों को कहा, मैंने गिल साहब और चद्दर साहब दोनों को मैंने कहा। हाँ, तो आपका शुक्रिया जी, जी, थैंक यू सर। आप जा सकते जी, थैंक यू सर। ये नोट कर लें जी इनको, ये वहाँ जाके करेंगे, ठीक है जी। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? हाँ चलें। वासिफ साहब आप बैठे हैं ज़रा, मैं ना जो इसके बाद है वो जुल्फ़कार अली शाह साहब की मैं प्रिविलेज मोशन जो है उसको टेकअप करता हूँ, आपकी लास्ट पे करता हूँ ज़रा, ठीक है। जुल्फ़कार अली शाह साहब की प्रिविलेज मोशन है, उस हवाले से ऑफिसर्स को बुलाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा आस्था मलिक साहब ने को आस्था ज़रा। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट जो प्रिविलेज मोशन है नंबर उसका 83 है और वो हाउस में पेश हुई थी और उसको पेश किया था मोहतरम जनाब जुल्फ़कार अली शाह साहब MPA PP 96। तो आज वो इस कमेटी में स्पीकर साहब ने हाउस के बाद इस कमेटी को रेफ़र की और ये चूँकि अमूमन हमारी जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें ज़्यादातर जो MPAs के साथ कुछ वाक़यात होते हैं उनके हवाले से ज़्यादातर प्रिविलेज मोशंस होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ मोशंस इस तरह की आती हैं जो टेक्निकल या इज्तिमाई इश्यूज़ के ऊपर होती हैं, ज़ाती इशू के ऊपर नहीं होती। तो ये जुल्फ़कार अली शाह साहब की जो प्रिविलेज मोशन है ये पंजाब के एक बड़े हिस्से को मुतासर करता है, ये इशू जो आज इस प्रिविलेज मोशन के हवाले से ज़ेरे गौर आएगा। तो मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा कमेटी के सामने इस प्रिविलेज मोशन को पेश कर दें ताकि सब मेंबर्स को आगाही हो कि आप किस इज्तिमाई मसले को लेके आप इस कमेटी के पास आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि जो ऑफिसर तशरीफ़ लाए हैं वो अपना तारुफ़ करा दें ज़रा। जी थैंक यू सर। बिस्मिल्लाह सर, मेरा नाम मुदस्सिर वहीद मलिक है, मैं मेंबर टैक्सेस हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर। सर मेरा नाम खालिद महमूद है, मैं सेक्रेटरी टैक्सेस हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्रेटरी टैक्सेस। अच्छा ये बताएं, इसमें चूँकि अभी आगे जाके जब इस पे हम बात करेंगे तो शायद मुझे भी कुछ अंदाज़ा हो, इसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू ने नहीं आना था? सर आपके नोटिस में तो सेक्रेटरी रेवेन्यू लिखा हुआ था लेकिन उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। ये सब्जेक्ट तो टैक्सेस विंग के मुतालिक था। जी अपना आप एग्री करते हैं जी, चूँकि आपने अच्छा, और जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से को तशरीफ़ लाए हैं आना था, उन्होंने लिखा हुआ था उनको भेजा। सर INC विंग से मैं ही हूँ, चीफ सेक्रेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ तो मैं इस प्रिविलेज मोशन में भी मेरी यही डायरेक्शन है कि अगली बार INC के सेक्रेटरी तशरीफ़ लाएंगे यहाँ पे। राइट सर। हाँ ठीक। और ये बताएं ज़रा, रहनुमाई फरमाएं कि जो SMBR हैं उनकी नुमाइंदगी कौन, यानी प्रैक्टिकली कौन कर रहा है यहाँ पे नुमाइंदगी, चूँकि इस प्रिविलेज मोशन में उनका भी जिक्र है सर, ये उनके ऑफिस का जिक्र है, कह लें। जी सर क्योंकि ये मैटर टैक्सेस विंग से मुतल्लिका है तो इसलिए मेंबर टैक्सेस जो कि हेड करते हैं टैक्सेस विंग को, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को, तो इस वजह से मेंबर टैक्सेस हैं सर और उनको असिस्ट करते हैं सेक्रेटरी टैक्सेस। चलें शाह साहब, ये सारी बातें जब इसको हम देखेंगे तो फिर उसमें मैं ये भी नोट करूँगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसको यहाँ होना चाहिए था। अगली मीटिंग में फिर एंड पे उसकी हम डायरेक्शन भी देंगे। अभी आप शुरू करें, पढ़ें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक अहम और फौरी मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए तहरीके इस्तेकाक पेश करता हूँ जो असम्बली के फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी है। मामला ये है कि हुकूमत पंजाब ने द पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश किया, जिसको असम्बली ने मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को गौर ख़ौज़ के लिए रेफ़र कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ख़ुसूसी तौर पर बिल में दर्जा झैल अमेंडमेंट का इजाफ़ा किया जिसको पंजाब असम्बली ने मंजूर किया, जिसके मुताबिक सेक्शन 11 में दर्ज है कि नंबर 11 रूल 1, द गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। Any amendment made in the rules to the extent of rates of agriculture tax during a financial year under subsection 1 shall be laid in the Provincial Assembly of the Punjab at the time of the presentation of the annual budget
फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके बरखिलाफ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमा रेवेन्यू ने एक नोटिफिकेशन नंबर 148 2025 234 RS 2 डेटेड 5/3/2025 जारी किया, जिसमें ज़री आमदन पर टैक्स की शरह में तरमीम की गई। लेकिन इस नोटिफिकेशन को बजट इजलास 2025-26 के दौरान पंजाब असम्बली में पेश नहीं किया गया, जो कि वाज़े तौर पर मुतलका कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिससे ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे अवाम का इस्तेकाक मजरू हुआ है। लिहाजा मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देते हुए मजलिस इस्तेकाकात के सुपुर्द किया जाए। जी शाह साहब, इसमें आप ज़रा कमेटी को सादा लफ्ज़ों में ज़रा समझाएं कि किस तरह से ये जो तरमीम की गई है, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी और अमेंडमेंट का इजाफा था उससे किस तरह मुतसादम है, ये ज़रा सादा लफ्ज़ों में कमेटी को समझाएं ज़रा। सर, मेरे नज़दीक चूँकि मैं इस कमेटी का हिस्सा था, ये जो स्पेशल अमेंडमेंट है ये डायरेक्टेड है और इसका मकसद ये था कि जो टैक्स है उसकी शरह जो है वो असेंबली की मर्ज़ी के साथ मुय्यन की जाएगी। ये डायरेक्टेड थी अमेंडमेंट, क्योंकि उस वक्त जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये रेट्स प्रपोज कर रहे थे इन द बिल। हमने इसकी मुखालफत की, हमने कहा नहीं, ये इख्तियार जो है हम असेंबली के पास रखना चाहते हैं, ये इख्तियार जो है हम जो है वो सिविल सर्वेंट्स के हवाले नहीं करना चाहते, ये हमारा इख्तियार है। जो आर्टिकल 77 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ख़ास करके टैक्स लगाने का इख्तियार जो है वो जो है प्रोविंशियल असेंबली को और नेशनल असेंबली को देता है। तो हमने उस वक़्त जो है ये एहतजाज करके बड़े ज़ोर से हमने ये तब्दीली करवाई कि हम गले में फंदा डालेंगे लेकिन अपने हाथों से डालेंगे, हम इनके हाथों से अपने गले में फंदा नहीं डलवाना चाहते। लेकिन वो कहते हैं ना जी कि लॉयल देन द किंग, कि बादशाह से ज़्यादा ये लॉयल है, तो इन्होंने जो है वो खुद ही अपना इख्तियार इस्तेमाल, जो इनका कोई इख्तियार नहीं, इन्होंने एक गज़ट जारी कर दिया और उस गज़ट जारी करने से ना सिर्फ इन्होंने असेंबली का इस्तेकाक मजरू किया है बल्कि इन्होंने गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि अब जो मुझे समझ आती है, जो मेरी अंग्रेज़ी है वो ये कहती है, या वो मेरी अंग्रेज़ी की जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि ये अगले साल के रेट्स जो है ये बजट में रखेंगे, और अब अगर चूँकि इन्होंने नहीं रखे इसलिए ये साल जो है, जो आपका साल 25-26 है, उसके अंदर वो रेट अप्लाई नहीं हो सकते। मेरी नाकस अक्ल ये कहती है, तो चले जो कहते रहे। तो इन्होंने ना वो उधर रखा और इनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने वो कर लिया, और फिर उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये भी मुझे आज मिले। मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक रिजर्वेशन है कि मुझे ये जवाब आज मिला है, तो मैंने सरसरी तौर पर देखा है। उसमें भी लॉ डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट के लेटर के बाद महीना गुजर गया और इन्होंने कुछ नहीं किया, और बस वो भी कार्रवाई डाली जा रही है। तो इसके साथ जो है गवर्नमेंट एक्सचेकर को भी नुकसान हुआ है करोड़ों अरबा रुपए का, और इन्होंने जो हमारा इस्तेकाक है असेंबली का हमने कानून बनाया उसको भी ब्रीच किया है। नहीं, इसमें थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं, आपने ये जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से मनवाया अपना मौक़िफ़, ये किस माह हुई मीटिंग, कब, इसका कोई है अंदाज़ा कोई आपको? सर, ये जो मीटिंग थी मेरे ख्याल में मार्च के अंदर, मार्च में गालिबन थी मेरे ख्याल में। सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनके पास एग्जैक्ट डेट होगी। और उस वक्त इन्होंने ज़ोर अड़ियाँ इसलिए गाड़ी हुई थी कि जी IMF की रिक्वायरमेंट है, हमने ये करना ही करना है। तो हमने कहा अगर आपने करना है तो फिर हम ऑल्टरनेट, हमने थ्रेट दिया था कि अगर आप इसको इस तरह पुश करेंगे तो हम असेंबली में प्राइवेट बिल लेके आएंगे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से। फिर मैं क्या आपका क्या बनेगा, तो वहाँ पे फिर इन्होंने नरमी दिखाई, इन्होंने कहा अच्छा जी चलें हम ये कर लेते हैं। लेकिन ये करने के बावजूद भी इन्होंने जो है वो अपनी इलेक्शन चेंज नहीं किया, वही जो इनकी मर्जी थी। अब ये है कि उस अमेंडमेंट के तहत ये जो टैक्स की शरह थी जी जी
उसका तयन जो है वो पंजाब असम्बली ने करना था। जी जी ऐसा ही है ना? जी, इजाज़त देनी थी जी, इजाज़त देनी थी, प्रपोजल तो इन्हीं की तरफ से आती है ना? इजाज़त देनी थी एट अ स्पेसिफिक टाइम। दो चीज़ें हैं, एक असेंबली में पेश होगा और दूसरा बजट के टाइम पे पेश होगा। ये इसके अंदर सामने लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये जब आप इसमें स्टैंडिंग कमेटी में कर रहे थे, मैं इसलिए वहाँ पूछ रहा हूँ, वो बजट से पहले कर रहे थे? 12 नवंबर जी, ये मार्च में था ना, ये बजट से पहले नहीं, वो बता दिया है 12 नवंबर। और इन्होंने गजट भी जो है वो बजट से पहले पास कर दिए। बहुत पहले आप कर रहे थे, और 12 इन्होंने नवंबर रेट्स भी को। पहले ही पास कर दिए, खुद ही गजट निकाल दिया कि जी हम अब कहते हैं जी ये 25-26 का है, ये 26-27 में ये होगा। वो मकसद है कि जहाँ पे भी होगा इट हैड टू गो थ्रू द असेंबली एट द टाइम ऑफ द बजट। उस प्रोसेस को इन्होंने टोटली इग्नोर और ओमिट कर दिए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हमें तो ये कहते हैं कि जी इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पटवारी लगा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है हमारे मामलात में, वो और उसका जो असरात हैं वो बहुत बड़े होते हैं। एक पटवारी से बहुत बड़ा उसका असरात होते हैं, और ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना ये कि मादर पेदर आज़ाद वाला काम है। जी सर, इसमें मैं एक गुजारिश नहीं, अभी उनका मौक़िफ़ तो होने देना, बाद में फ्लोर आपके पास ही होना है। हाँ बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद आप अपनी राय। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसा कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को तमाम डिटेल बता दी गई है, इसमें पर्सपेक्टिव कुछ थोड़ा सा फ़र्क है और ग़ालिबन कुछ चीज़ों में फर्दर क्लैरिटी अगर हम एक्सप्लेन करके दे सकें पूरी कमेटी और हाउस को। सर ये अक्टूबर 2024 में अमेंडमेंट की गई। इसका सर तरीकाकार ये था कि जो टैक्सेस के रेट थे ये पहले एक्ट में दिए गए हुए थे, और एक्ट के मुताबिक जब भी उसमें अमेंडमेंट होगी एक्ट में, तो आपको मालूम है सर वो तो फिर असेंबली ही अप्रूव करेगी, क्योंकि उसमें शेड्यूल दिया हुआ कि ये रेट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के होंगे। उस अमेंडमेंट के तहत उस एक्ट से निकाल के रूल्स में शेड्यूल डाल दिया गया, मीनिंग देयर बाय कि अब उस पर जब भी अमेंडमेंट होगी तो रूल्स के तहत होगी, नॉट इन द सब्सटेंटिव लेजिस्लेटिव एक्ट। ये जो टैक्स है सर, इसके दो हिस्से हैं। एक है सर इसका फिक्स टैक्स है जो कि लैंड बेस्ड होता है, और दूसरा इसका वेरिएबल होता है। फिक्स टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं की गई, वो एडजस्ट हो जाता है फाइनल के अंदर। जो चेंज अमेंडमेंट हो गई है वो उसकी इनकम के ऊपर किया गया, और जिसको एफबीआर के टैक्सेस के इक्वलेंट लाया गया। ये आर्बिट्री नहीं है, जितनी एफबीआर की रिटर्न की टैक्सेशन है उतनी ही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की है। तो इसका बेंचमार्क और लॉजिक तो वो है, ये कहीं और से नहीं लाया गया कि हमने आर्बिट्रीली कहीं प्रपोज किया है, उसको मैच किया गया है कि जो इनकम आपकी एफबीआर की रिटर्न में जो रेट है वही स्लैब्स और वही रेट एग्जैक्टली इस पर लगाया गया है। तो इसकी एक साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग इसकी रेट्स चेंज करने की सर ये थी। अब सर इसमें अगर ये लॉ को पढ़े तो इसमें ये लिखा हुआ है, any amendment during the financial year of subsection 10 shall be laid in the provincial assembly of the Punjab at the time of presentation of annual budget of the next financial year। इसमें सर अगला पॉइंट ये है कि इसके बाद जो BOR की अंडरस्टैंडिंग है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उसमें लॉ डिपार्टमेंट हमें फर्दर गाइड कर सकता है। इसमें अमेंडमेंट इसके बाद रूल्स में आने के बाद गवर्नमेंट ने करनी थी, ना कि असेंबली में, क्योंकि ये अब एक्ट में चेंज नहीं होना था, ये अब रूल्स में होना था। तो ये अब गवर्नमेंट मींस प्रोविंशियल कैबिनेट ने करनी थी, और वो प्रोविंशियल कैबिनेट की अप्रूवल से ही वो रेट चेंज इन लाइन विद एफबीआर रेट्स हो गए। एक सर इसमें जो रूल में 3.3 का प्रोवाइजो 3 है, मैं बस सिर्फ वो पढ़ देता हूँ। वो किधर है, कौन सा बोला था ये है जी सर। प्रोवाइडेड that where by virtue of amendment in the rules, यानी कि रूल्स जब चेंज होंगे, द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एनी टैक्स ईयर
इज ऑल्टर्ड। जब एक टैक्स ईयर में चेंज किया जाएगा, द रेट ऑफ इनकम टैक्स एग्जिस्टिंग प्रायर टू द सेड ऑल्ट्रेशन, जो कि उससे पहले मौजूद था, शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इन द टैक्स ईयर। यानी कि माली साल 2024-25 में अगर गवर्नमेंट कैबिनेट टैक्स के रेट चेंज करती है, बढ़ाती है, सेम रखती है या कम करती है, और उस साल उससे पहले कोई और टैक्स रेट था, तो उस माली साल में वही टैक्स रेट चलेगा। मीनिंग देयर बाय कि 2024 के इस अमेंडमेंट से पहले जो रेट था 2024-25 के माली साल में, अब यकम जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2025 तक वही रेट चार्ज किया जाएगा। ये अमेंडमेंट का इतलाक बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोवाइजो इस माली साल पे है ही नहीं। यानी कि जो अमेंडमेंट रेट बढ़ाया गया है, इसका इतलाक माली साल 2025-26 पे होगा, जिसकी रिटर्न जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 में होगी। तो एक तो सर ये पॉइंट है, इसमें कोई जो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर के हमारे जो बजट है उसके ऊपर इसका इतलाक है ही नहीं, नंबर 1 सर। और सेकेंडली सर, अब जबकि इतलाक नहीं था तो एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इसको जब अगले माली साल के जब बजट होगा ये उसमें पेश किया जाएगा, जब इसको एक्चुअली रिकवर करवाया जाएगा। ये सर एक अंडरस्टैंडिंग थी लॉ के साथ। ये सर काफ़ी, क्योंकि पहली बार ये ऑल्ट्रेशन रूल में हुई फर्स्ट टाइम, पहले हमेशा क्योंकि कन्फ्यूजन इस वजह से हुई सर, क्योंकि हर साल पहले जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये एक्ट में अमेंडमेंट होती थी तो आता ही असेंबली में था। ये फर्स्ट टाइम हुआ अमेंडमेंट के बाद, ये गवर्नमेंट ने कैबिनेट के थ्रू किया। तो अब ये एक अंडरस्टैंडिंग के दो एस्पेक्ट से कि क्या ये पहले पेश होगा या जब इतलाक होगा तब पेश होगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि लॉ तो ये कह रहे हैं, जैसे बात ठीक कह रहे हैं कि पेश होगा अमेंडमेंट से पहले, लेकिन जब इतलाक ही कलेक्ट ही नहीं होना तो शायद ये उस माली साल में पेश करना चाहिए। रेलिवेंट भी तब होगा कि जब आपने इसको कलेक्ट करना है, यानी कि अगले माली साल के बजट के अंदर। बहरहाल फिर भी इस अंडरस्टैंडिंग के जो दो जाविये हैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि एक प्रोसीजरल मैटर है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस है, ये लॉ डिपार्टमेंट देख ले, अप्रूवल ऑफ हाउस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है, अप्रूवल इसकी प्रोविंशियल कैबिनेट में, दिस वाज फॉर प्रोसीजरल मैटर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑनरेबल हाउस। तो सर ये गुजारिश है सर इसमें। जी आप कुछ, टीपू साहब आप कुछ इसमें। जी सर, ये जो सर ने सारा मौक़िफ़ बयान किया, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। चूँकि जो लैंड बेस्ड है वो तो चेंज ही नहीं हुआ, वो तो सेम है, उसमें तो कोई अल्ट्रेशन ही नहीं हुई। जहाँ तक सेकंड शेड्यूल का ताल्लुक है कि इनकम बेस्ड में अमेंडमेंट की गई और वो भी फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे उसको एट पार विद दी FBR के जो रेट्स हैं इनकम टैक्स के, उसके मुताबिक किया गया। और ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स इकट्ठा होना है दैट इज़ द सेम, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है। और जो अल्ट्रेशन हुई दैट विल बी इफ़ेक्टिव फ्राम 1 जुलाई 2026 ऑनवर्ड्स। तो इस फाइनेंशियल ईयर में देयर इज़ नो चेंज इन द रेट्स। तो इस जैसे सर ने बयान किया, यही हमारा इस पे मौक़िफ़ है। बाकी लॉ डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं इसके ऊपर गाइडेंस जो भी वो दें। सर, लॉ डिपार्टमेंट ने भी इन्हें कहा है कि आप ये जो है इसको करेक्ट करें, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो वो बैठे हुए हैं लॉ डिपार्टमेंट वाले, आप उन्हें दावत दें, वो पढ़ देंगे। चीज़ ये है कि इन्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई थी कि इन्होंने ये जारी कर दिया। अब मसला ये है कि अब ये कह रहे हैं जी नहीं जी ये तो 25-26 का होगा। अब मसला ये है कि ये इन्होंने रेट पहले देना था, बताना था असेंबली को, ये हम करने लगे ताकि ये 25-26 में इसका इतलाक हो सके, वो इन्होंने नहीं किया। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने उस चीज़ को टोटली इग्नोर किया और बाईपास कर दिया सारा सिस्टम। अभी किस वजह से किया गया मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। इनके अपने ख्यालात, जज्बात और इश्यूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये कह रहे हैं कि जी हमने इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने FBR के मुताबिक करना है और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी हिदायत है। मैं चाहूँगा कि इधर जो है, जो हमारा आर्टिकल 77 है वो पढ़ा जाए।
क्या ये इख्तियार वफाक के पास है? ये इख्तियार किसके पास है? जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है? ये इख्तियार किसके पास है कि जो टैक्स है वो किसने मुअय्यन करना है? और ये कह रहे हैं कि जी वो रूल्स के तहत होना। अब सवाल तो ये है कि क्या टैक्स का इख्तियार रूल के तहत हो सकता है? और ये इसके ऊपर जो है वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा स्पीकर साहब का कि उनकी भी एक रूलिंग है, वी हैव टू वेट फॉर इट, कि वो आके जो है इन मामलात को जो है उसके ऊपर उनका भी हमें इनपुट चाहिए होगी। लेकिन बड़ा अजीब सा मामला है, कुछ समझ नहीं आई कि सिर्फ कार्रवाई दिखाने के लिए मेरे नज़दीक जो मुझे समझ आती है कार्रवाई दिखाई गई कि जी हमने कार्रवाई कर दी गई टू शो इट टू जिसको मर्जी दिखानी हो। लेकिन उस चीज़ की जो है हर काम का एक तरीक़ेकार है, आप कर देते, हम फंदा गले में डाल लेते। लेकिन इन्हें इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि इन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया कि गड्डी तो आन दो ना, गड्डी से पहले सवार हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ओवरसाइट है और इन चीज़ों को रुकना चाहिए और जो हमारा प्रिविलेज है वो हमारे तक रहना चाहिए, जो इनका काम है वो ये करें। और इन्हें हमारी मावनत करनी चाहिए थी, बल्कि ये बजाय मावनत करने की हमें सुपरसीड कर रहे हैं और ये हमारे जो है ये यूसर्प कर रहे हैं हमारे राइट्स को, जो असेंबली के राइट्स हैं उनको यूसर्प किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इस्तेकाक कुछ नहीं हो सकता। कोई जो है CO, AC, DC वो क्या एक ज़ाती इस्तेकाक का मसला है ना, ये तो आपके पूरे हाउस को चैलेंज कर रहे हैं। ये तो समझते हैं कि आप कुछ भी नहीं है और ये रद्दी का जो है ये कागज़ रद्दी के जो मर्जी हम कर लें जी, और ये हमारा भी कसूर है। सबसे बड़े देखें ना, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम लेजिस्लेटर्स हैं, हमारा काम है इन चीज़ों पे नज़र रखें। बाद में हम कहते हैं कि जी ये क्या हो गया क्या हो गया। और ये भी जो इन्होंने रूल्स वाली बात की वो इन्होंने इंसर्ट कराया है। हमें तो इस चीज़ की समझ ही नहीं थी और इन्हें हमारी मावनत करनी चाहिए थी, लॉ डिपार्टमेंट को मावनत करनी चाहिए था कि ये रूल्स के तहत टैक्स नहीं लगाए जा सकते। टैक्स जो है वो असेंबली ने लगाने हैं। वो जो आपका आर्टिकल 77 है वो बिल्कुल सादा सा है, वो पढ़ दें जी सेक्रेटरी साहब, चलें हम वो याद आनी हो जाए। सर इसमें 77 है, नो टैक्स शैल बी लेवीड फॉर द पर्पसेस ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। देखिए आपका ये जो फंदा है ना, ये हमने अपने गले में खुद डालना है, इसका इख्तियार किसी के पास नहीं। और कोई इख्तियार लेने जाएगा तो वो हमारा जो है इस्तेकाक मजरू होता है। और मैं आई प्रोसेस की जो भी आप ये रीजनिंग दे रहे हैं 25, 26, 26, 27, ये कोई सेंस नहीं बनता। जो हमने इंसर्ट करवाया था उसके तहत अगले जो माली साल के लिए ये टैक्स मुअय्यन होना था। अब ये कह रहे हैं नहीं जी ये उससे अगले साल, भाई अगर उसके अगले साल पे भी होना था तो असेंबली की इजाज़त से होना था। आप मुँह से किस तरह कर सकते? जी खाला साहब इस पे ज़रा कमेटी को आगाह करें इसके बारे में। क्या हमारा जो प्रोसीजर है असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज़ का, वहाँ जो चीज़ें पास होती हैं वो फिर एक्ट की शक्ल इख्तियार करती हैं, उसके बाद फिर हुकूमत के डिपार्टमेंट्स रूल्स भी बनाते हैं। तो ये सारा ज़रा कमेटी को आगाह करें इस जो प्रोसीजरल एक चीज़ें हैं उसके बारे में, ताकि हम इस इशू को ज़रा सही तौर पे समझ सकें। सर आइडियली जो आइन की मंशा है वो तो यही है कि जो टैक्सेशन है ना थ्रू असेंबली होनी चाहिए। लेकिन बात ये हुई है इस केस में पर्टिकुलरली, जब ये बिल कमेटी के पास आया तो कमेटी में तमाम मेंबर्स ने क्रॉस द बोर्ड ये मुखालफत की थी कि ये 97 से जो एक्ट चला आ रहा था और उसका जो शेड्यूल में टैक्स का रेट दिया हुआ था वो जब भी चेंज होता था तो असेंबली के ज़रिए होता था। उसमें कई दफ़ा अमेंडमेंट हुई थी 97 का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। लेकिन 2024 में ये बिल आया और उसमें ये कहा गया कि 97 के एक्ट से ये शेड्यूल निकाल दिए जाएं और एक गवर्नमेंट को पावर दे दी जाए कि वो रूल्स के ज़रिए इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी अब ये एक्ट का हिस्सा नहीं रहेंगे। आइडियली होना ये चाहिए था कि ये ला उस बात को फिर जो ये कहा गया कि ये हुकूमत की स्वाबदीद पे छोड़ दें सर, उसको स्टैंडिंग कमेटी ने इंडोर्स किया या मुखालफत की उस चीज़ की? सर उसमें तमाम मेंबर्स ने इसकी मुखालफत की थी कि ये नहीं जाना चाहिए। जो ऑलरेडी 97 में जो असेंबली के पास इख्तियार था वो असेंबली के पास ही रहना जी रहना चाहिए कि, लेकिन अल्टीमेटली कमेटी ने इसको एंडोर्स कर दिया था फॉर पैसेज बाय द असेंबली। तो फिर असेंबली में रिपोर्ट गई कमेटी के व्यूज़ के साथ, लेकिन वो एक ऑफिशियल बिल था और उसको फिर टेक
टेकअप करने का एक तरीका है, उसके मुताबिक टेकअप हुआ और असम्बली ने ही अपना ये इख्तियार एग्जेक्टिव को दे दिया सर। और अगर आप इस आर्टिकल नहीं, सर 24 ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी वो असम्बली ने अडॉप्ट नहीं की। जी सर, असम्बली में राय दी गई थी कमेटी में कि ये नहीं होना चाहिए, सबने मुखालफत की। सर विद योर परमिशन जी, उस वक्त इतना एक प्रेशर था, ये सर बात आप बेशक उसकी लेकिन रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा जी हम तो कॉमा भी नहीं बदलेंगे। आप बेशक जो है वो रिकॉर्डिंग चेक कर लें, उस वक्त उन्होंने कहा जी वी डोंट केयर, हम तो यहाँ पे कॉमा नहीं बदलेंगे। आप क्या चीज़ हैं? नहीं, आपने लिखा है कि अमेंडमेंट का इजाफा किया जिसको पंजाब असम्बली ने मंजूर किया। बिल्कुल मंजूर किया हमने जी। नहीं, वो स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर किया। तो स्टैंडिंग कमेटी बेचारी जो थी वो तो हम तो उसका ज़बरदस्ती हिस्सा बने थे, वो तो बेचारी सी कमेटी थी। हम बेटा बकरियां जिसे कहते हैं ना, अनपढ़ सी बेटा बकरियां। अब हमें तो नहीं पता कि 70 क्या कहता है, ना में किसी ने पढ़ाया है। ये तो अब आके मैं तो चूँकि लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ी सादा सी बात समझना चाह रहा हूँ कि आपने ये लिखा, मैं दोबारा पढ़ दिया, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खसूसी तौर पर बिल में दर्ज झैल अमेंडमेंट का इजाफा किया जो नीचे आपने लिखी हुई हैं ये, और जो अमेंडमेंट लिखी हैं जो मुझे समझ आई उसका मतलब ये है कि टैक्सेशन जो पर्टिकुलरली इस इशू पे है उसका फैसला असम्बली करेगी। ये अमेंडमेंट आप नहीं सर, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ, इस चीज़ की जो सच्ची बात है हमें समझ नहीं थी कि हम ये क्या कर रहे। उन्होंने इसमें जो अमेंडमेंट की गई है ये भी इन्होंने की है, ना में इतनी अंग्रेज़ी आती है ना में इतने शाने हैं। ये भी इन्होंने हमारे पे मेहरबानी की, हमें समझ नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने ये किया है कि जो टैक्स है वो थ्रू रूल्स बनेगा। पहला जो वाला है वो ये कहता है कि ये रूल्स के तहत, यानी कि वो इख्तियार इन्होंने अपने पास ले लिया। रूल्स तो गवर्नमेंट ने चलें जी, ले लिया इन्होंने, कर लिया, जो मर्जी करें, ठीक है, अल्लाह के हवाले। अब उससे अगली चीज़ जो है वो ये कहती है कि जो भी ये बनाएंगे, रेट देंगे, वो आपका प्लेस होगा जो आपका बजट सेशन है और वहाँ पे जो है उसको पास किया जाए अगले माली साल के आने वाले साल। यानी कि अगर ये बजट था तो उसके अंदर 25-26 का जो रेट है वो तय होना था, जो उन्होंने प्लेस नहीं किया, उन्होंने खुद ही जारी कर दी। जी खालिद साहब, इसमें ज़रा आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। सर नहीं, खालिद साहब को ज़रा कर लेने दें, 1 मिनट। सर इसमें यह है जो अमेंडमेंट का आप सर जिक्र कर रहे हैं वो ये थी कि जब शेड्यूल यहाँ से निकाले गए और एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दे दिए गए रूल के ज़रिए इसको अमेंड कर सकते हैं, तो उसके साथ ही एक अमेंडमेंट ये ऐड की गई जो इन्होंने कोट की अपनी प्रोविजन मोशन में कि वो जो चेंज ऑफ टैक्सेस होगी उसका नोटिफिकेशन जो होगा एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हाउस में ले होगा। जैसे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का भी यही प्रिंसिपल है, उसमें भी उनके पास इख्तियार है गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो उस बजट के टाइम ले करते हैं। बाकायदा एजेंडे पे आती है सर, ये इस साल भी बजट में आई थी, 16 जून 2025 को हुआ था, तो गवर्नमेंट ने वो ले किया था। हुआ ये है कि इन्होंने मार्च में 5 मार्च को नोटिफिकेशन किया उस शेड्यूल के हवाले से, लेकिन उससे जो बजट 3 महीने बाद आया उसके साथ ले नहीं किया, और इनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो नेक्स्ट ईयर से होना था, लेकिन बाहर लॉ में क्लियर कट जो अमेंडमेंट कह रहे हैं कि वो ले होना चाहिए था। ये एक ज़रूर ऐसी चीज़ हुई है जिसे डिपार्टमेंट ही कोई कर सकते हैं, उन्होंने अपना मौका बयान कर दिया। लेकिन बात यह है कि डेलीगेट जो किया है ये असम्बली ने किया है गवर्नमेंट को उस एक्ट को पास करके। ये आपकी बात सही जो आप बात कर रहे हैं कि उस तरह की सिचुएशन थी जिसमें ये करना पड़ा था कमेटी को, लेकिन कमेटी ने बाहर एग्री किया था और असम्बली ने इसको एंडोर्स करके ये एक्ट पास किया था 2024 नवंबर में। जी जी आप करें बात। छोटे सी सर, सिर्फ सर जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना इसमें कोई डेलिब्रेट इशू नहीं है। मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर दूं, जब आपने बजट के सेशन में प्लेस करना है तो उस बजट की कलेक्शन के लिए प्लेस करना है, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो महसूलात आपके सन 2025-26 के लिए होंगे। एक व्यू ये है कि ये कलेक्शन होनी 26-27 में है। ये रेवेन्यू की इनकम जो गवर्नमेंट को महसूलात होने हैं यकम जुलाई 2026 से आगे होने, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 की आमदन है, ये 25-26 की है ही नहीं है। इस वजह से ये ख्याल था कि शायद हमें उस बजट में पेश करना है कि जब जिस फाइनेंशियल ईयर में इसकी इनकम आनी है।
तो ये नहीं, ये कि ये चलें, इसमें लॉजिक भी आपकी मुझे ठीक लगती है, लेकिन जो रूल्स हैं उसमें तो कोई इस तरह का नहीं कहा गया कि 26-27 का करना है या 25-26 का करना है, ओपन रखा गया ना, ऐसा ही मुझे ये लग रहा है जो कि आपने ये इख्तियार आपने ख़ुद से ले लिया कि ये 26-27 को होगा। अगर आप 25-26 को करना चाहते तो कोई कदगन नहीं थी आप पे। सर नहीं, वो रूल कहता है ना कि आपने कलेक्ट 26-27 में ही करना है। तो सर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब आप जिस बजट ईयर के लिए कलेक्ट कर रहे हैं उसी का बजट स्पीच का हिस्सा होगा ना, एक साल पहले तो नहीं आप प्रेजेंट करेंगे कि उससे अगले साल का होगा। ये एक कंस्ट्रक्ट जो है ना, वो एक आप शायद मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग ये कि जिस साल के लिए कलेक्ट कर रहे हैं उसके बजट में पेश होना चाहिए, लॉजिकली ये बनता है जी। लॉ, इसमें ज़रा लॉ की मुझे लॉ का इनपुट आने दें, लॉ डिपार्टमेंट का ज़रा आने दें, कानूनी थोड़ा है इसमें। और मेरे जैसा सादा बंदा, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जब कानून बन गया है तो उसमें कदगन नहीं है कि अगर 25-26 का भी ये असम्बली में ले आते और 26-27 का उनके ज़हन में है कि हमने 26-27 को लेके आना है, जो उनकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है। और अगर एक लॉ पास हो गया है और उसमें क्या डेट को मेंशन थी कि आपने 26-27 को लेके आना है, कि इनको भले उसमें जितना भी वज़न हो कि जी चूँकि कलेक्शन उस फाइनेंशियल ईयर की है तो हमने 26-27 को लेके आना है, तो इसमें थोड़ी कानूनी हमारी रहनुमाई फरमाएं ज़रा। सर इसमें मैं अर्ज़ किए देता हूँ, समरी जब हमारे पास आई तो हमने उस पर भी अपना एक्सप्रेस व्यू जो है इन राइटिंग लिखा हुआ है, जो सर के पास भी है और तमाम ऑनरेबल मेंबर्स के पास भी आई थिंक के फाइल में लगी हुई होगी। मैं मज़ीद उससे ये अर्ज़ कर देता हूँ कि जब ये अमेंडमेंट आई नवंबर में 2024 में, उस वक्त ऑनरेबल हाउस ने ये मुनासिब समझा कि सेक्शन 11 में सब सेक्शन 2 ऐड की जाए कि अगर हम ये गवर्नमेंट को पावर दे भी रहे हैं रेट के अंदर अमेंडमेंट करने की, मैं बल्कि इसको थोड़ा वाइडली यूज़ करूँगा कि अमेंडमेंट इन द रूल्स की बात है, वहाँ पे रेट के इंक्रीज़ डिक्रीज़ या उसको ठीक करने की कतन कोई बात नहीं है, अमेंडमेंट इन द रूल्स रिगार्डिंग रेट की बात है। तो वहाँ पे ये एक सब्जेक्टिव किया कि जब भी अमेंडमेंट होगी तो कमिंग फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा असेंबली में के अंदर उसकी रिपोर्ट ले की जाएगी साथ में। अब ये नवंबर 2024 में अमेंडमेंट आई, इट मींस के एक्ट के अंदर ये एम्पावर हो गया, ये प्रोविज़न आ गई कि अगर कोई रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होगी तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर रखी जाएगी। और ये रूल्स के अंदर अमेंडमेंट आती है मार्च के अंदर, मार्च 2025 के अंदर। नवंबर 2024 में कानून के अंदर 1997 वाले AIT एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आती है, और जो रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करते हैं जो शेड्यूल के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं वो मार्च में है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो अमेंडमेंट हुई। जो बेयर रीडिंग ऑफ सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 है उसके मुताबिक जब आप अमेंडमेंट करेंगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 बन रहा है। अगर हम 26 उससे अगले में जाएं 26-27 से, वो नेक्स्ट से नेक्स्ट है वो। तो इसकी बेयर रीडिंग के मुताबिक जो सेशन ये बजट वाला गुजरा है जून वाला, उसी में ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी कि रूल्स के अंदर ये अमेंडमेंट हमने की है। ये तो है वो बेयर रीडिंग, लेकिन जो यहाँ पे फरमा रहे हैं ऑनरेबल मेंबर टैक्सेस, उनकी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने फोकस किया है उस अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी को कि चूँकि वो लागू अगले साल से होना है तो इसलिए इसको हम अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको रखेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट हुई है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद ये ले नहीं हो पाई है। और समरी इन्होंने जो हमारे यहाँ पे भी लगी हुई है नहीं अभी उनको मुकम्मल करने दें बात सर, जो समरी यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि जब ये चीज़ हाईलाइट हुई तो इन्होंने विदाउट वेस्टिंग टाइम इन्होंने समरी इनिशिएट कर दी थी, और अभी भी वो मेरे ख्याल में फाइनलिटी की स्टेज पे पहुँच चुकी होगी, शायद वो बेहतर ये बताएंगे कि चूँकि वो एक प्रोसेस है रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, तो जो अप्रूव होती है वो आ जाएगी ऑनरेबल हाउस के पास। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जो बेयर रीडिंग है वो ये कहती थी ये जो जून वाला सेशन है बजट में उसमें आना था, अब वो गुजर चुका हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास है 5 मार्च 2025 को रूल्स के अंदर जो तब्दीली की गई
उसको इन्होंने लेके आना था 25-26 के जो बजट की स्टेटमेंट थी उसमें रिपोर्ट ले होनी थी, वो जो है आप ये कह रहे हैं? जी सर, क्योंकि इस 11(2) के अंदर वर्डिंग लिखी हुई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो नेक्स्ट साल ज़रा जब 24 है तो वो ही बनता है, वही बनता है। इसमें सर छोटी सी इसमें खालिद साहब ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं। मैं 2 कोर्ट जजमेंट्स जो है ना वो आपके सामने रख रहा हूँ इस हवाले से। इशू ये नहीं है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं ले हुआ, इशू ये है टैक्सेशन क्या असम्बली का इख्तियार है या नहीं। इस हवाले से 2 कोर्ट जजमेंट्स हैं। This House controls taxation and public finance that control the power of the purse is a constitutional safeguard, not a technicality. It keeps those who impose and spend taxes answerable to the people through their representatives. Executive rate changes that bypass the House erode this accountability and offend Articles 77 and 127. The constitutional courts have also upheld this principle. An identical matter was before the Lahore High Court, wherein WorldCar Telecom Limited versus Government of the Punjab, PTD 2023. The court held that a statutory duty to levy tax altering notifications at the next budget is mandatory, not ornamental. Failure to comply with renders such notifications null and of no effect. Likewise, in Engineer Iqbal Zafar Jhagda versus Federation of Pakistan 2013, the Supreme Court ruled that the executive could not increase GST by notification under the Provisional Collection of Taxes Act 1931, since Article 77 reserves the power to levy taxes exclusively by the legislature. इसमें अगर इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जो खालिद साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं उस प्रोविज़न की तरफ वापस आना चाहूँगा जो 11(2) है। अब सर इस प्रोविज़न के मुताबिक जो भी इन्होंने अमेंडमेंट्स करनी थी रूल्स के अंदर, उसकी रिपोर्ट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑनरेबल हाउस के पास, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब के पास सामने रखनी थी। लेकिन हमारी आगे वर्डिंग जो है फाइनेंशियल ईयर के बाद ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे यह नहीं लिखा हुआ फॉर इट्स फाइनल डिसीजन या पैसेज या इस तरह की बात इसमें नहीं है। यहाँ पे ये गुंजाइश मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, एक गुंजाइश उधर भी मौजूद है क्योंकि जो इन्होंने अमेंडमेंट की, उस अमेंडमेंट की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं है। तो इसलिए कोई एज सच अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन में जाएं तो इलीगैलिटी एज सच नहीं है कि वो जो नोटिफिकेशन इन्होंने किया वो कोई नल एंड वाइड हो जाएगा तो उसके आगे कंसिक्वेंसेस क्या आने हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सेफ साइड हमें इधर से भी मिल रही है और उनकी अमेंडमेंट में जो डेट आगे मेंशन की है वहाँ से भी एक गुंजाइश निकलती है। जी, अपना शाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो देखें, ये डायरेक्टेड अमेंडमेंट थी। मकसद इसका ये था कि जो कंट्रोल है टैक्सेशन का, रेट्स का, वो हाउस के पास रहे। अब हो सकता है कि जो लीगल जार्गन है, जो लीगल वर्डिंग है, वो उसमें कोई गुंजाइश हो, कोई लकूना हो, लेकिन वो चीज़ जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। हम सब जो है, हमारा प्री रेक्विजिट नहीं है कि हम में से हर कोई जो है, मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ, कि हम में से हर कोई जो है वो सारा लॉ का स्टूडेंट हो और उसको सारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पता और हर चीज़ का भी पता। ये हमारी प्री रेक्विजिट नहीं है यहाँ पे बैठने में। लेकिन मकसद ये था, मुद्दा ये था कि ये जो है ये हमने पास करना है, इसका इख्तियार जो है वो हाउस के पास रहेगा। शाह साहब, मैं जो आपकी बात को समझा हूँ, मुझे कोई इसमें जो तज़ाद नज़र आ रहा है वो सिर्फ इस बात का है जिसकी वजाहत की ज़रूरत है। ये तो वो इनकार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर में ये जो अमेंडमेंट है इस पे इसकी पूरी रूह
के साथ इस पे अमल किया जाएगा जो मुझे उनके year मौक़िफ़ कौन से सा है? एक मैं या तो वो होते वो इस इख्तियार को दबे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में ना मानते, वो कह ये रहे हैं कि ये हम अगले साल से करेंगे, जो मेरे लिए भी एक है कि ये वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे कि ये हम अगले साल से करेंगे, वो असम्बली के इस इख्तियार को अगले साल से मानने के लिए तैयार हैं। अभी ये हम आपस की मेंबर्स की बात है। इशू जो आपकी प्रिविलेज मोशन में है वो ये है कि चूँकि ये मार्च 24 में ये अमेंडमेंट आई और उसके बाद 5 मार्च को रूल्स में भी इन्होंने तब्दीली की, तो उसके बाद बजट आया, तो बजट के अंदर इन्होंने उसकी यानी रिपोर्ट जो है वो असम्बली से ले करनी थी, मंजूरी लेनी थी, वो नहीं रही। ये इशू है 1 साल का। अगले साल से क्यों जी? मुझे जो लगा है अगले साल से तो आप जो असम्बली ने इख्तियार अपने पास रखा है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं अगले साल से भी कि नहीं? मुझे ज़रा इसका तो बता दें सर। थैंक यू वेरी मच सर। विद ऑल फेयरनेस टू द हाउस बीइंग कैंडिडेटली सर ये प्रिविलेज मोशन आने से पहले ही हमने ये दोनों अंडरस्टैंडिंग्स लिख के फॉर ऑनरेबल हाउस की प्लेसमेंट फॉर इंफॉर्मेशन फिर भी हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर समरी मूव कर दी थी कि ये पहलू भी आया कि इसको, क्योंकि लॉ वहाँ पर फुल स्टॉप हो जाता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अप्रूव करना है, नहीं अप्रूव करना है, अप्रूव करवा के नोटिफिकेशन करना है, तो ये मुबहिम सी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए फिर भी एक लेटर स्टेज पर अंडरस्टैंडिंग ये आई कि ये ऑनरेबल हाउस में प्लेस फिर भी कर दी जाए। तो ये प्रिविलेज मोशन की बात नहीं है, वो सारा ईफॉस पे डाटा है वेल बिफोर टाइम, ऑल्दो नॉट बिफोर बजट, लेकिन ये इसी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए हाउस का तकद्दुस को अंडरस्टैंड करते हुए इस रियलाइजेशन के साथ कि कल को मुख्तलिफ आरा इसमें हो सकती हैं, हर लॉ 100% परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता, किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन केस लॉज में जाकर होती है, फिर भी प्लेस कर दिया जाए। और चीफ मिनिस्टर साहब से और गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई कि ये 2 राय हैं, लेकिन फिर भी हम इसको प्लेस कर देते हैं, अगले साल शायद फिर प्लेस करना पड़े, फिर कर देंगे। तो इसमें तकद्दुस पमाल करने वाला डेलिबरेटली 100% कोई आंसर नहीं था। वेल बिफोर टाइम ऑफ दिस प्रिविलेज मोशन, वेल बिफोर एनी न्यूज क्लिपिंग, वेल बिफोर एनी मैटर, द केस वाज इनिशिएटेड टू द गवर्नमेंट, जो कि अभी प्रोसेस में है, जिसमें लॉ फाइन FD वगैरह के इनपुट शामिल हैं, जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ ये जब भी जिस सेशन होगा उसमें ले कर दिया जाएगा। तो इसमें पर्पस किसी को इस्तेकाम मजरूर करना बिल्कुल नहीं था, वो हमारे हमने अपनी इंटेंशन बाज़ दफ़ा और एक्ट से भी शो किया। नहीं, बाज़ दफ़ा आपकी नीयत ये नहीं होती, आपके एक्ट से इस्तेकाक मजरूह हो जाता है। ये रोज़ वाक़यात आते हैं, ऑफिसर आके कहते हैं हमारी नीयत नहीं थी, वो शायद बात भी ठीक कर रहे हों, लेकिन वो एक्ट इस तरह से कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं किसी SMBR या किसी से मिलने जाता हूँ, ठीक है, वो उसकी नीयत मेरा इस्तेकाक मजरूह करना नहीं है, लेकिन अगर वो घंटा मुझे बाहर खड़ा रखे तो एक्ट से उसने मेरा इस्तेकाक मजरूह कर दिया ना, कि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आवाम के मसाइल लेके उनके पास, किसी भी ऑफिसर के पास। तो ये ठीक है कि आपकी नीयत नहीं होगी, लेकिन शाह साहब का ये ख्याल है कि आपने इस्तेकाक जो पूरे हाउस का है वो मजरूह कर दिया। खालिद साहब इस पे आप कोई बात करना चाह रहे? सर हाँ, इस पर बात जी सर, इसमें यह है कि इसमें एक आपने भी बात की है और लिखा हुआ भी है कि टैक्स रिजीम जो FBR की है उसके साथ अलाइन करने के लिए ऐसा किया गया था। जो टैक्स रिजीम है FBR की, उसके साथ अलाइन करने के लिए इस लॉ में अमेंडमेंट की गई थी। रेट्स तो जो कलेक्शन मेथोडोलॉजी नहीं, रेट्स का तयन। ओके, तो रेट्स का तयन जो FBR है वो थ्रू एक्ट ऑफ फेडरल पार्लियामेंट करता है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए? सर मैं गलत शायद एक्सप्लेन कर रही हूँ सर। पर्पस ये था, इसकी लॉ का एक्ट पर्पस समझिए कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाते हैं FBR में, वहाँ पर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स शो कर देते हैं। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर उनका टैक्स कटता नहीं है, और कोई भी अपनी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स
इन्फ्लेट करके अपनी इनकम ज़्यादा शो कर सकता है, क्योंकि FBR उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रोविंशियल टैक्स रेट बहुत कम है। तो ये एक कलेक्शन में FBR का गैप था कि आपके अगर टैक्सेशन के रेट दोनों फ़र्क हों, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का बहुत कम हो, तो आप अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से शो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट फ़र्क है, हमारे पास फ़र्क है और एक फुकदान रहता है ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन और डिटेल का। तो ये बड़ा आसान तरीका कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी कोई भी पैसे को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स शो कर दें। वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ज़ीरो है, उस पर रिटर्न में टैक्स कोई नहीं देना पड़ता। आप 90% अपनी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दे दें। अब आप जब वो डिक्लेयर करेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रेट यहाँ पर बहुत कम थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 97 के रेट से। अब तो उसका नतीजा ये है कि टैक्स की लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका सिर्फ फ़ायदा ऑब्जेक्टिव ये था, ये किसी का ड्रिवन एजेंडा नहीं था, ना फेडरल गवर्नमेंट का ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। इसके पीछे लॉजिक ये थी, अगर आप वहाँ पर बढ़ाएंगे तो आप जब इधर रिटर्न जमा कराएंगे तो उसी इनकम के हिसाब से आपको इधर भी उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो वो फ़ायदा किसी को अपनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की इन्फ्लेट करने का वो ख़त्म करना था दोनों टैक्सेस में। अच्छा, इसमें जो फ़िलहाल हमारे पास इशू है वो तो खालिद साहब ये ठीक है कि FBR के इश्यूज़ और वो सारे, हमारे पास इशू ये है कि आपने जो बजट के मौके पे जो रिपोर्ट ले करनी थी वो ले नहीं की। अब आ जाए हम फोकस्ड ज़रा करें ना अपने उसके ऊपर, वो आपने रिपोर्ट ले नहीं की, उसकी मुझे लॉ की भी जो नज़र आई है बात, मुझे उसमें आपको ये ले करनी चाहिए थी। मेरी भी सादा सी अंडरस्टैंडिंग, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यही है कि जब वो एक अमेंडमेंट हो गई उसके बाद भले उसमें आपने नए टैक्स रेट को अगले साल से करना है, लेकिन आपको कोई चीज़ रोकती नहीं थी कि आप 25-26 के जो बजट है उसमें भी इस रिपोर्ट को ले कर देते, असम्बली उसको मंजूर कर देती, इशू नहीं था। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि आपने क्यों, यानी अगले साल से तो आप करना जा रहे हैं, लेकिन इस साल भी चूँकि एक अमेंडमेंट हो चुकी थी तो आपको ये करनी चाहिए थी। मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब असम्बली किसी चीज़ को ओन कर ले, पास कर ले, तो फिर तमाम इदारों को पाबंदी है कि वो उसके ऊपर अमल करें। मलक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। जिस तरह जुल्फ़िकार शाह साहब ने अपनी गुफ्तगू में वो बताया, उन्होंने वो बेबसी का इजहार भी बताया, उन्होंने कौमे का भी आपको बताया। आपकी बात को मैं इस लिहाज से ज़रूर एंडोर्स करूँगा कि समी साहब, मैं सर आपसे ज़रा मुखातब हूँ। सर, आप वाकई लॉ के स्टूडेंट तो नहीं हैं, लेकिन सर आपके लॉ स्टूडेंट्स के आप उस्ताद हैं और मैं भी आपका शागिर्द हूँ जी। सर, जो प्राइमा फशाई जो चीज़ नज़र आ रही है ना जी, उस वक्त तो मुदस्सर वहीद मलिक साहब ना मेंबर टैक्सेस होंगे, ना इन्हें पता है। ये वो बात जो शाह साहब वाली जो अभी आपने बात की है, हम वो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहते। सर, बिल्कुल प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, इसमें कुछ ना समझने वाली तो बात ही नहीं है। जब शाह साहब ने वो बताया कि उस स्टैंडिंग कमेटी में इतनी सख्ती थी कि वो कहते थे कॉमा भी आगे पीछे नहीं करना, तो आपको उन्होंने बताया है जनाब चेयरमैन, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दें, आपको उन्होंने सर क्लियर कट वाज़े पैगाम दिया है। उन्होंने बताया है कि असेंबली जो मर्ज़ी ऑर्डर पास कर ले, जो मर्ज़ी कानून पर, सर इसमें कौन सा कोई ऐसी ना समझने वाली चीज़ है। सर क्लियर कट ये सर 27 नवंबर 2024 असेंबली ने फ्लोट भेजा है पास करके, और सर 6 तारीख का सर गज़ट नोटिफिकेशन है, और सर उसके बावजूद उन्होंने इस पे अमल नहीं किया। उन्होंने क्लियर कट और वाजे वो जो शाह साहब वाली बात थी कि उन्होंने कहा था ज़ेर ज़बर भी आगे पीछे नहीं होगी, उन्होंने सर उस पर अमल दरामद किया है जो वो चाहते थे। डिपार्टमेंट ने जैसे चाहा हमें ज़िबा करना वैसे उन्होंने किया जी। और सर उन्होंने बताया कि उन्होंने असम्बली की रूलिंग और असम्बली के कानून को नहीं मानना जी। अब गुजारिश ये है सर, इसमें किसी जगह पे ये नहीं लिखा सर कि ये कब, सर जब एक असूल बन गया, कानून बन गया, गज़ट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद तो सर उस पर कोई पाबंदी नहीं है। 2025-26 ये कहीं लिखा ही नहीं है, ना 2027 लिखा है जी। वो तो फौरी नाफिजुल अमल है सर, जो मैंने एक लॉ के स्टूडेंट के तौर पर मैं समझता हूँ जी।
तो जो इन्होंने नहीं किया सर, हम उस बात पे हैं, हम अपनी चीज़ों को बस स्क्वीज़ करें। जो शाह साहब का बिल्कुल मौक़िफ़ दुरुस्त है जी, मैं इसे एंडोर्स करता हूँ, स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि इन्होंने ब्रीच किया है और हमें इसको इसी साल से इसे नाफज करना चाहिए, रिवाइज़ कर लें, कोई ऐसी बात नहीं सर। जो असेंबली के सर, असेंबली का जो वक़ार है इसे मजरूह होने से सर बचाएं, और जो हमारा जो एक्ट हमने पास करके भेजा है इस पे सर ये डायरेक्शन दें कि अगली, जब आपने अपने ओपनिंग में फरमाया था कि इस पे कहीं सीनियर मेंबर नहीं है, सर सीनियर मेंबर तो यहाँ पे सर ये सीनियर मेंबर साहब का होना ज़रूरी है इस बात के लिए, क्योंकि सर ये मेरा और आपका नहीं केस। हाँ सर, ये सर मैं बड़े अदब से सर, ये शाह साहब का ज़ाती केस नहीं है सर, ये यहाँ पे बैठे हुए किसी भी के ज़ाती, लेकिन सर हमारी ज़ात से बढ़ के है ये सर, पूरे पंजाब का, पूरे सूबे का केस है सर, पूरे सूबे के अवाम का, ज़िम्मेदारों, किसानों का सर केस है, मेरा और आपका सर केस है। तो सर इसे मेहरबानी करें, इसे एक तो टाइम लिमिट रखें और इसे सर आज ऐसी डायरेक्शन दे के भेजें ताकि सर अगली दफ़ा इस पर हम अमल करवाएं जी। थैंक यू जी। किसी और मेंबर ने को बात करनी है, फिर मैं कोई कंक्लूजन की तरफ। सर एक तो बहुत शुक्रिया आपका, एक तो आपने बात, एक रवायत को आपने दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि अदारे के जो सरबराह है उसको आना चाहिए हर इस मीटिंग में। आपने जिस तरह पिछले कहा कि सेक्रेटरी साहबान को आना चाहिए, वो अगर सीएम के साथ हैं कोई ऐसी मीटिंग है तो फिर एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी को आना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जो शाह साहब ने ये मसला उठाया है, इसमें ये बात हुई थी तो शाह साहब को ये मसला तरीके से पढ़नी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि जब तक सीनियर मेंबर नहीं आते तो हमारा बनता नहीं था। जिस तरह उनको ये आपने कहा कि नेक्स्ट बार आप लिखें उनको भी को मीटिंग में आए, क्योंकि एक और भी उनके खिलाफ तरीके से कहा गया, वो आज तक नहीं निकली, वो मेरे नाम से है, चलो वो बात की बात है। लेकिन सर जब अदारे के सरबराह नहीं आएंगे इस कमेटी में, ये हमारा काम नहीं है सर, ये हमारी पब्लिक का काम है, हमारे अवाम का काम है, पंजाब की अवाम का काम है, हम उनके नुमाइंदे, उनके लिए बैठे हैं। तो ये अगर सरकारी मुलाजिम यहाँ पे ऑफिसर नहीं आएंगे तो इससे हमारा जो है वो एक नज़र आएगा इस कमेटी में, हमारी पब्लिक जो देख रही है, लाइव चलता है कि हमारी कमेटी के सामने तो ये अदारे के सरबराह पेश ही नहीं होते। तो इससे इंशाल्लाह मुझे पता है कि आप जिस तरह आपने कोशिश की है, तो मैं शाह साहब की बात को सेकंड करता हूँ। ये जो हमारे असम्बली का हमारा जो राइट है सर, जो है वो हमारे पास असम्बली के पास रहना चाहिए, यही मेरा है जी। जनाब चेयरमैन, ये जो जुल्फ़कार शाह साहब ने तहरीक पेश की है, उस वक्त कमेटी में ये भी थे और मैं भी था, तो ये आधी बातें इन्होंने बताई हैं, आधा सच अभी नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि ये टैक्स IMF की वजह से हम कर रहे हैं तो ये लगेगा नहीं। अब जो हालात हो गए हैं तो ये जो दफातर में बैठे हैं, अगर वो असम्बली में नहीं आएगा कि कितना लगाना है कितना नहीं, तो उस वक्त जैसे भी उन्होंने जल्दी से मंजूर करवाया, लेकिन जब लोगों को हमें पता नहीं लगेगा कितना टैक्स। अब देखें पिछले एक साल के अंदर अंदर 3 से 3.5 लाख रुपया पर एकड़ एग्रीकल्चर लॉस हो चुका है, जो कि फसलों की शक्ल में भी हो चुका है, सैलाब की शक्ल में, बारिशों की शक्ल में, और ये 3.5 लाख जो है पर एकड़ के हिसाब से कमाने के लिए हमें 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। तो ये टैक्स जो था एग्रीकल्चर लोग कहाँ से भरेंगे? उस वक्त भी ये कहा गया था, ये जो कह रहे हैं ना जी कि वो इनकम टैक्स में दिखाते हैं, जो दिखाते हैं सर, वो चंद एक लोग हैं जिन्होंने ज़मीनें, सिर्फ कारोबारी लोग हैं, वाइट ब्लैक करने के लिए वो ज़मीनें लेकर तो जाली तरीके से करके ये। लेकिन इस वक्त अगर मौशर का हाल देखा जाए तो ये ज़मींदार इस वक्त सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि बिल्कुल इसके जो रेट्स हैं, हर चीज़ है, असम्बली से प्रूव करवाया जाए। और ये जो कहते हैं कि हमने FBR से ले लिया तो कैबिनेट से मंजूरी करवा ली, वो ये जो अफसर बनाकर भेजेंगे तो इनको तो इस बारे में इल्म ही नहीं है कि क्या होना है। ये जो है गंदम जो है दरख्त पे उगती है या ज़मीन में उगती है, तो ये तो इसको चेक करें जी। हाँ ठीक जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, सारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन ने उस पर अपनी राय दी है। जुल्फ़कार शाह साहब ने बहुत
नुक्ता उठाया कि पूरी असम्बली की प्रिविलेज की बात है। मेंबर साहब सर ज़ाहिर है उनकी ज़ात की बात नहीं है, एज आ ऑफिस बेयरर उन्होंने अपना पॉइंट बताया है। सर मेरी सबमिशन ये है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, मेरे जहन में कोई भी बात आती है शायद वो आपके साथ मैच ना कर पा रही हो, एक लॉ पास किया गया है सर असम्बली की तरफ से, तो अगर इनको ये लॉ डिपार्टमेंट से सर उसकी ले लेते, क्लियरेंस ले लेते, क्लैरिटी ले लेते। मेरा क्वेश्चन है कि क्या इन्होंने क्लैरिटी ली है लॉ डिपार्टमेंट से? अभी लॉ डिपार्टमेंट की जो सबमिशन है वो तो इसके साथ मैच नहीं करती। और जैसे अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर फरमा रहे थे कि अगर टाइम बार्ड था भी सही तो उसमें अमेंडमेंट आ सकती थी, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं था। थैंक यू सर। जी अच्छा जी, चूँकि इस पे काफ़ी बात हो गई है, लेकिन एक इशू ऐसा है, इसी इशू के ऊपर स्पीकर साहब ने अपनी एक रूलिंग जो है वो दी हुई है, वो भी हमारे शाह साहब वो भी ज़रा सामने आ जाए, ऐड हो जाए इसमें, तो वो रूलिंग भी हम आप तक भी पहुंचा देंगे। ठीक है, मैं जैसे ही स्पीकर साहब मलिक अहमद साहब मुल्क से बाहर हैं तो वो रूलिंग डिपार्टमेंट तक भी चली जाएगी, हम मेंबर्स तक भी आ जाएगी, तो अगली मीटिंग में हम इस पे उस रूलिंग की रोशनी में भी हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से इस इशू को समझ सकते हैं, तो उस वक्त तक इस इशू को पेंड किया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर लास्ट शुक्रिया के साथ सर, इसमें सर एक जो SMBS साहब की प्रेजेंस का है, हाँ वो तो अगली मीटिंग बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव, ये जस्ट फॉर द रिकॉर्ड है कि नोटिस में यही लिखा, वो नेक्स्ट टाइम हम लिख के भेजेंगे, अगर उनकी ज़रूरत हुई तो हम लिख के भेजेंगे। ठीक है ना? लास्ट है जी, हाँ बुला लें उनको। लिखा हुआ है सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड काउंसिल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी जो प्रिविलेज मोशन नंबर 80 है और इसको हाउस में पेश किया है जनाब मलिक वासफ मज़र साहब ने, MPA PP 219। तो मैं मलिक साहब से गुजारिश करूँगा
कि वो इस प्रिविलेज मोशन को पढ़ दें ताकि कमेटी को उससे आगाही हो सके आपके इशू। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये है कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान को उनके ज़ाती मोबाइल नंबर 0333647488 और इनके दफ्तर के नंबर पर 11 मार्च 2025 से लेकर मौरखा 19 अगस्त 2025 तक मुतअद्दिद बार फ़ोन कॉल्स कर चुका हूँ और इनके पीए को पैगाम भी दे चुका हूँ कि मैं मफाद आमा के काम के सिलसिले में उनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मौसूफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुज्तबा साहब ने आज तक मेरी कॉल अटेंड करना गवारा नहीं किया और ना ही इनके पीए ने मेरा रब्ता कराया है। जनाब स्पीकर, मैं एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा हूँ और लोगों के वोट लेकर इस अवाम में पहुँचा हूँ। अवाम के जायज़ काम कराना मेरे फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने अरसे से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं और मुतअद्दिद बार कॉल्स करने के बावजूद मुझसे जानबूझकर बात करना गवारा नहीं किया और ना ही वापस कोई मैसेज किया, जिसकी वजह से बतौर अवामी नुमाइंदा मेरी सियासी साख को नुकसान पहुँचा है, जिससे न सिर्फ बतौर अवामी नुमाइंदा मेरा बल्कि इस ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। लिहाजा मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करा। जी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं, जो ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं वो अपना तारुफ करा दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बीनिश फातिमा साही है और मैं स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म हूँ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में। सर सेक्रेटरी साहब चूँकि इस्लामाबाद में थे तो फिर हाँ नहीं, उनका रिटर्न भी आया, इतला आई है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुज्तबा अली सिद्दीकी है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सर हमादुर रब है। मैं हूँ सर डायरेक्टर बजट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में और मैडम को असिस्ट करता हूँ सर। जी मलिक साहब, आप इस पे कोई स्टेटमेंट को देना चाहेंगे मज़ीद? सर गुज़ारिश, या उनका जवाब सुन लिया जाए? प्लीज़ सर, जवाब सुन लिया जाए। सुन ले तो ज़्यादा जी आप हलफनामा दें, वो ज़रा ये पढ़ें जी, ज़रा वो आपको देते हैं, उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट दें। आई एग्री विद दैट सर। नहीं पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। जी अब आप जो भी बिल्कुल फ्रीली जो भी आप कहना चाहें, ये फोरम आपके लिए है। जी सर थैंक यू वेरी मच और मैं सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने बड़े फोरम के ऊपर मुझे अपनी बात करने का और पर्सनल हियरिंग का मौका दिया है। अच्छा सर, ऐसे है कि मैं स्टार्ट में ही अनकंडीशनल अपॉलॉजी पेश करना चाहता हूँ और मलिक साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट। मेरी कभी भी जो भी ये जो सारा मैटर, इट वाज क्वाइट अनइंटेंशनल और मैंने कभी ये समझकर सोच कर कि मैं इनको नज़रअंदाज करूं या ये कहूं कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहता, इट वाज क्वाइट अनइंटेंशनल। मेरे पास सर का मोबाइल नंबर पर्सनल सेव नहीं था, अभी मैंने ले लिया है और मैं इंशाल्लाह इनके साथ राब्ते के अंदर रहूँगा और मैं इनको कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ़ का मौका दोबारा नहीं दूँगा। सर दूसरी बात ये थी कि मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, इसके साथ साथ मैं प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी भी हूँ, तो मुझे यूजुअली 9:30-10 बजे हम थिएटर चले जाते हैं और 4-5 बजे जाके फ्री होते हैं। इन द मीन टाइम वहाँ पर मोबाइल की एक्सेस नहीं होती हमारे पास। मेरी आदत यह है कि सर कि मैं अपना मोबाइल अपने पीएज़ को दे के चला जाता हूँ और वो फिर इवन बाज़ का ऐसा होता है कि सेक्रेटरी साहब की भी कॉल्स आई होती हैं, हम फिर उनके ऊपर रिंग बैक करते हैं और जो नंबर सेव्ड होते हैं सर तो उनके ऊपर हम बैठ के बाद में शाम को रिंग बैक करके कम्युनिकेट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली सर का नंबर मेरे पास नहीं था और मेरे पास मानता हूँ कि होना चाहिए था और इस वजह से रह गया। और दूसरी बात है कि सर मेरी सर थोड़ी सी और भी 1-2 एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियाँ थीं और ये था कि 2023 के अंदर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट डीजी खान को फंक्शनल करने की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई फ्रॉम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स।
तो मैं वहाँ भी जाता था। वहाँ पर हमने ओपीडी सर्विसेज और इंडोर, फिर हमने कैथ लैब, एंजियोग्राफी सर्विसेज और सर्जरी की सर्विसेज स्टार्ट की, और उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंट वहाँ भी विज़िट करना पड़ता था। और हम मुल्तान से अपनी टीम बना के ले जाते थे, सामान ले जाते थे, वहाँ जाके स्टार्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फंक्शनल है। अभी रिसेंटली वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ पर प्रॉपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तैनात कर दिया है। अच्छा, इन द मीन टाइम सर साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी गवर्नमेंट फंक्शनल करना चाह रही है, तो 24 जून ऑनवर्ड्स उसके भी मैं फ्रीक्वेंट विजिट्स कर चुका हूँ। इस मामले में भी हमारा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ दिन पहले वहाँ पर लास्ट वीक में हमने कुछ एंजियोग्राफी स्टार्ट की है, उसके भी सर बैकअप सर्विसेज हम दे रहे हैं। उसका इवन यहाँ तक डिस्पोजेबल जो उनके अंदर यूज़ हो रहा है वो भी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने उनकी ट्रेनिंग और सारी उसकी भी बंदोबस्त किया है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर थिएटर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और सारी चीज़ों के अंदर तो आई कैन से दैट कि मेरी कोताही है कि कुछ नंबर्स, बहुत सारे कम्युनिकेशंस जो होती हैं वो मिस हो गई हैं, और मैं एक दफ़ा फिर मलिक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इनके पास आऊँगा और मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लें। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल उन्होंने, अब आप अगर कुछ If you may allow me, please, sir. Sir, thank you very much. Sir, I respect कि उन्होंने जिस तरह बात की, मगर सर ये मेरी ज़ात का क्वेश्चन नहीं है, मैं बल्कि यहाँ पे इन्होंने तो काफ़ी लंबी चौड़ी ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट ने इनको दी हुई हैं, तो ये उसको कर भी रहे हैं। मैं सर इनके उसमें थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि मेरा सर भांजा कार्डियक पेशेंट रहा है, और 10 दिन सर सीसीयू में रहा है मुल्तान कार्डियोलॉजी में। मैं कभी नहीं गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मेरा होता रहा है सर उसमें जो अटेंडेंट, और मेरा कोई ज़ाती ग्रज इनके बारे में अब भी नहीं है, ना पहले था। ये तो मैं इनकी जवाब दें। दूसरा सर, मैंने व्हाट्सएप से सर कॉल्स किए हैं, आप सारे दोस्त ऑनरेबल व्हाट्सएप यूज़ करते भी हैं, व्हाट्सएप पे मेरी तस्वीर भी लगी हुई है सर, मेरा नाम भी आता है। और सर 11 मार्च को मैंने पहली दफ़ा कॉल की, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये सर्जरी में होते हैं, बिल्कुल इनके पीए से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सर्जरी में, मैंने कहा चलें मेरा नाम नोट कर लें, आ भी गया होगा मेरा नाम, उसने कहा ठीक जी सर मेरे पास आ गया, मैं नोट कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करवा दूँगा। सर वो आज तक कॉल बैक नहीं आई। उसके बाद मैं सर 8 मई को किया, 16 जुलाई को किया, 17 जुलाई को किया, 29 जुलाई को किया, 19 अगस्त को मैंने लास्ट कॉल इनको की है। ये सारी कॉल्स के जवाब में सर कोई मुझे न इन्होंने अटेंड की है, न इन्होंने जवाब देना गवारा किया है। और सर ये जो मैं कॉल्स इनको करता रहा हूँ गाए बगाए, सर एक पेशेंट था ज़फ़र अहमद नाम का, सर मेरा प्राइमरी स्कूल का सर क्लास फेलो है सर। आई एम प्राउड कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। वो सर गरीब आदमी है, पोस्टमैन है, उसके भाई का सर ऑपरेशन था, ओपन सर्जरी थी, एंड ही इज़ लाइक सर 33 ईयर्स ओल्ड, यंग बंदा है। जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है सर, प्राइवेट उसने दिखाया, यही कार्डियोलॉजी में सर आप पता नहीं गवर्नमेंट ने लगा दिया कि शाम को डॉक्टर्स यही सरकारी डॉक्टर प्राइवेटली बैठते हैं, वो उसने दिखाया। जब उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि सर ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, गरीब आदमी था, अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसने मेरे से रब्ता किया सर, मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता ना हुआ सर। मैंने इनके एक डायरेक्टर हैं सर डॉक्टर फरहान साहब, और एमएस से उस वक्त इकबाल खान साहब, मैंने उनसे रब्ता किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि सर कि ये ऑपरेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास ईडी साहब आप फाइनल करते हैं, जो भी जिसको भी इन्होंने ऑपरेट करना है। मैंने सर एमएस साहब को कहा, एमएस साहब ने कहा कि जी ईडी साहब के पास होता है। मैंने कहा मेरे वाकिफ़ नहीं है, मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरे से रब्ता नहीं हो रहा, तो काइंडली आपने फरहान साहब ने सर भेजा, और सर मेरा पीए साथ था, उसके साथ मैंने भेजा, पीए भी मेरा साथ था। और जिस तरह रफली डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की, मैं जवाब नहीं देना चाह रहा सर इस फोरम पे, इन्होंने सर लिटरली अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने को तैयार हूँ गवाह सर, इन्होंने फाइल उठा के उसकी गोद में मारी। और जब मेरे पीए ने ये कहा डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें, मलिक साहब ने भेजा है, इन्होंने कहा आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें।
और वह सर स्टेज 3 का पेशेंट था, क्रिटिकल था। 2 महीने सर वो भागता रहा बेचारा, फिर पता नहीं किस सोर्स से उसने करवाया ऑपरेशन, कहाँ से करवाया। इसी तरह सर एक और पेशेंट आया, फिर मैंने इनको कॉल की, इन्होंने उस वक्त भी नहीं जवाब दिया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो लड़का सर, ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड सर, इन्हीं के हाथ का लिखा हुआ है सर। जुबैर अंसारी साहब हैं, सर्जन हैं, उनकी रिकमेंडेशन, स्टेज 3 का सर, वो भी एक आर्टरी उसकी चल रही थी। और इन्होंने कहा कि मुझसे प्राइवेट करवा लो, गवर्नमेंट का मेरे पास टाइम नहीं है। वो बच्चा एक्सपायर हो गया सर। उसके वालिद की सर अगर कहें तो मैं यहाँ चला देता हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो अल्फाज उसने मेरे बारे में कहे हैं वो मैं सर बयान नहीं कर सकता। सर जो मैं ज़रूर चाहूँगा, मैडम इधर आई हुई हैं, ये ज़रूर हमें अप्राइज़ करें इस कमेटी को कि क्या पॉलिसी है सर। और मैं ईडी साहब से भी पूछूंगा ज़रूर, अगर ये गवारा करें तो ये इस हाउस को बताएं, इधर कमेटी को बताएं कि सर गरीब जो गवर्नमेंट के उस पर करवाना चाह रहा है खर्चे पे, उसके लिए तो टाइम नहीं है सर। और जो पेमेंट ऑन पेमेंट करवाना चाह रहा है उसके लिए आप अभी चले जाएं, आप अभी लाइन में लग जाएं, अभी कर देंगे आपका। और सर पॉलिसी डॉक्टर साहब के आने के बाद मैं इनसे गुजारिश करूंगा ये बताएंगे कि पहले सर जो भी सर्जन हैं ओपीडी में बैठते थे वो डिसाइड करते थे अपने पेशेंट के बारे में कि कौन सा क्रिटिकल है, किसको हमने एडमिट करना है, गवर्नमेंट वाले उसमें या प्राइवेट वाले में। डॉक्टर साहब के आने के बाद इन्होंने सबको हटा दिया, इन्होंने एक डॉक्टर साहब बिठा दिए। अब वो डॉक्टर साहब फैसला करते हैं कि ये पेशेंट इधर जाएगा नहीं जाएगा, उधर जाएगा नहीं जाएगा, वो फर्द वाहिद फैसला करते हैं और इन डॉक्टर साहब की मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं। और मैं सर ज़रूर गुजारिश करूंगा कि ये बताएंगे हमें कि इस फ्रॉम द सिंस जुलाई सर, जब हेल्थ कार्ड अबेंडेंट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद गवर्नमेंट के खर्चे पे कितने पेशेंट का इलाज किया गया है और कितनों को प्राइवेट इंटरटेन किया गया, और कितनी इन्होंने क्यू लगाई हुई है जो गवर्नमेंट के उसके लिए आते हैं, और कितनों से ये पैसे मांगते हैं कि हमें इतने लमसम दे दें तो आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। मैं सर आपकी नज़र के लिए ये प्लीज़ ये मैं देना चाहूँगा, ये आप काइंडली देखेंगे इसको। सर डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मुल्तान में हैं, इन्होंने सर FCPS 2002 में जनरल सर्जरी में की है और मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जनरल सर्जन इन्होंने सर्व किया है। 2007 में सर सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए ये कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी से ये मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर आए हैं सर। अगर आप देखेंगे सर उसमें सर ये जनरल सर्जन थे और सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर थे। कार्डियक का इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना इनका तजर्बा था, ना इनकी एजुकेशन थी। इनको सर बाद में सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया और वो भी कार्डियक का सर। और जब सर ये सर अगर आप देखेंगे ऑफिस ऑर्डर है 12977 सर, इसमें सर ईडी साहब की स्टैंप यूज़ की गई है फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CPIC मुल्तान, और साइन किसने किए हैं सर? MS कार्डियोलॉजी ने। इसमें सर मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ज़रूर इसको देखेगा कि क्या वो इसको कर सकते थे, कैसे सीनियर डिमॉन्स्ट्रेटर को सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियक सर्जरी
जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कार्डियक का, उनको कार्डियक सर्जन लगा दिया गया सर। और स्टोरी सर इसके ख़त्म नहीं होती। माशाल्लाह डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा सर ताल्लुक़ है, ये इतनी तेज़ी से तरक्की करते गए सर। सर 280411 2011 में ये सीनियर कार्डियक सर्जन अपॉइंट हो चुके हैं और 2011 में इन्होंने जॉइनिंग रिपोर्ट दी। रिस्पेक्टेड सर, इट इज़ सबमिटेड दैट आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव जॉइंड द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट टू कंप्लीट माई रोटेशन और FCPS 2 cardiac surgery with effect from 3rd April to 2 October 2011। ये 2008 में कार्डियक सर्जरी इन्होंने फरमा रहे थे और FCPS 2 में ये उसके बाद इनकी जॉइनिंग हुई है। ये इस मुल्क में जो खिलवाड़ हो रहा है सर, ऐसे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें तो अपने काम से काम रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए एज ए लॉ मेकर, और लोगों के हकूक़ का भी हमें ख्याल रखते हैं और उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये किस उसमें जब इनको कार्डियक ना एक्सपीरियंस है ना इनकी स्टडी है, ये कार्डियक सीनियर रजिस्ट्रार लगे हुए हैं और इन्हीं के हाथ के साथ जॉइनिंग रिपोर्ट है कि 2011 में ये ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद सर कैसे इनको एक्सपीरियंस आगे देखेंगे, इनका एक्सपीरियंस, इनका सर्टिफिकेट लगा हुआ है, इनको बाकायदा तौर पे कार्डियक सर्जन बनाने के लिए ये जॉइनिंग कर रहे हैं सर 2011 में। लास्ट अगर थर्ड में देखेंगे, सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियक सर्जरी रेगुलर बेसिस 0408 2009 से लेकर 2013 तक इनको एक्सपीरियंस भी इशू कर दिया गया, क्योंकि इसी बेस पे ये रावलपिंडी में कार्डियक सर्जन जा रहे थे। तो सर मेरी सबमिशन ये है, ये मेरी कोई ज़ात का इशू नहीं है। अगर ऐसे लोग जिनका ना एक्सपीरियंस होगा और इतने सेंसिटिव ऑपरेशंस में इस जगह पे जाके बैठेंगे, दिल का मामला सर बड़ा सेंसिटिव है, आम सर्जन का काम नहीं है। अगर ये वो सर्जरी उस वक्त करते रहे हैं जिस वक्त ये कर ही नहीं सकते थे, ना इनका एक्सपीरियंस था, ना इनका तजुर्बा था, ना इनकी स्टडीज़ थी, और जैसे इनको तरक्कियाँ दी गई और कैसे इनको गलत एक्सपीरियंस इशू किया गया, मैं सर कमेटी के सामने रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसकी काइंडली इंक्वायरी करवाई जाए और इसको मंतकी अंजाम तक लाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, ज़रूर कहना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग माय क्रीडेंशियल्स ओवर हियर सर। अच्छा सर, ऐसे है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा मोहतरम के मरीज़ के बारे में। सर मैंने अभी हलफ उठाया, इनका जो मरीज़ आया था सर, इनका एक ही मरीज़ आया था मेरे पास, और वो हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम है डॉक्टर फरहान ख़ान, और ये वो इनके दोस्त हैं सर के, और वो इनकी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं। वो मेरे पास लेके आए। एक मिनट सर। सर एक मिनट सर, मैं यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगा, ये इसको सर मेलाफाइडली इसको ये बनाना चाह रहे। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब फरहान साहब कोई मेरे दोस्त नहीं है, और उनके मामू सर PTI से इलेक्शन लड़ते हैं और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और आज भी सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर साहब का रकबा भी है और उन्होंने मेरे खिलाफ कंपेन भी की है। उन्होंने PTI को वोट दिलवाए हैं और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्ट होके आया हूँ। जो ये बात इसको करना चाह रहे हैं सर, डॉक्टर साहब गलत अच्छा, आप अपने जवाब देना। इसमें सर आई विल रिमेन टू द पॉइंट सर। इसमें डॉक्टर साहब आप थोड़ी एहतियात करें। ठीक है सर। कि आप उन्होंने कोई सियासी बात उन्होंने
बड़ी तफसील से बात की है, ठीक सर, मैं लेकिन उन्होंने कोई सियासी रुख पे बात नहीं की है। सर सॉरी सर, वो सियासी बंदे हैं, उन्होंने सियासी बात नहीं की है। ठीक है सर। आप ऑफिसर हैं, गैर सियासी बंदे हैं, आपने सियासी बात शुरू कर दी है। यानी ये अजीब आप जो इश्यूज उन्होंने उठाए, आप ठीक था, आपने कहा कि जी आपने शुरू तो अच्छा किया कि जी मैं जवाब देना चाहता हूँ जो पेशेंट आया, मुझे तो लगा आप अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आई एम सॉरी सर, दिस इज माय फर्स्ट सियासी बंदे ने सियासी बात नहीं की और गैर सियासी बंदा सियासी बातें करे, तो ये अजीब ही लग रहा है। सॉरी सर। अच्छा सर, वो ये था कि मेरे पास जो पेशेंट आए, मैं उनको इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ डील किया। आप मेरा रिकॉर्ड इन राइटिंग उनसे मंगवा सकते हैं। एक्चुअली वो प्राइवेट सेक्टर में एक प्राइवेट सर्जन के पास बुकड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मरीज़ को पहले फालिज हुआ था दिमाग का। मैंने उनको कहा कि मैं पहले आपका सीटी स्कैन करूंगा, और मैंने उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सीटी स्कैन करवाया वहाँ से ब्रेन का। हम आपको असेस करेंगे, एनेस्थेटिस्ट से ओपिनियन लेंगे, और उसके बाद सर हम इनको आपको लेके चलेंगे टूवर्ड सर्जरी। नेक्स्ट डे मेरे पास डॉक्टर फरहान आए, उन्होंने एक मुझे वॉइस नोट सुनाया, और उन्होंने कहा कि ये एक वॉइस नोट गया मज़र साहब के पास, ये इसको सुने। उसके ऊपर अजीब से एलिगेशन थे जो कि मरीज़ की नहीं थी, किसी और बंदे की वॉइस नोट थी। मैंने उस मरीज़ को बुलवा लिया। नेक्स्ट डे मैंने उस मरीज़ को बुलवाया और डॉक्टर फरहान भी आ गए, तो मैंने उन्हें कहा कि मरीज़ से मिले। मरीज़ से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे साथ मामला ठीक रहा है आपका। डॉक्टर फरहान ने इनको उसी वक्त मेरे सामने मरीज़ की मौजूदगी में कॉल की और उनको बताया कि मरीज़ मेरे सामने बैठा है और उसको कोई कंप्लेंट नहीं। तो मज़र साहब ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ बात। उसके बाद ये मैटर क्लोज हो गया। हमने मरीज़ को प्रॉपर सर्जन के पास भिजवा दिया। हमने कहा इसको हम ऑपरेट करेंगे। ये तो बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई, और मैं हल्फन कहता हूँ ये ऐसे ही है, मैं अभी हलफ उठा भी चुका हूँ। इसके अंदर कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, मैं कोई झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा सर, दूसरी बात है, जहाँ तक सर ने बात की, इनकी बड़ी मेहरबानी, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन आवर डे टू डे बिजनेस ऑफ द हॉस्पिटल। उसमें सर ये है कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो सेक्रेटरी साहब हमेशा पूछते रहते हैं कितनी हो गई है। हमारी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी 5000 को तजावज़ कर गई थी सर्जरी की। उसकी रीज़न ये थी कि अपना जो हमारे रीजन्स हैं, रहीम यार खान है, बावलपुर है, सारा मरीज़ वहाँ ड्रेन हो रहा था और सिफारिशें बहुत ज़्यादा थी। तो हमने एक कमेटी बनाई। हमने कहा कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हम मरीज़ों को सेग्रीगेट कर लेते हैं, कौन अर्जेंट है, कौन इलेक्टिव है, कौन एमरजेंट प्रोसीजर्स है। हम उसके मुताबिक मरीज़ों को बुलाएंगे। उसके ऊपर हमने अपने एक सीनियर कार्डिक सर्जन है डॉक्टर शेर, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई कि इस मरीज़ों को हम सेग्रीगेट करेंगे। जो अर्ली हैं, अर्जेंट है, उनको हम ज़्यादा लेट नहीं कराएंगे। हमारा कंसेंसस डेवलप हुआ कि जो मरीज़ एट रिस्क ऑफ डेथ है क्लिनिकली एंड एवरीथिंग मिला के, तो उसको हम जल्दी ऑपरेट करें, बजाय कि इलेक्टिव मरीज़ जो कि 6 महीने वेट कर सकते हैं हम उसको प्रायोरिटाइज़ करें। तो हमने ये जो सर बात कर रहे हैं कि हमने एक बंदे को फिक्स किया है, वो यही सेग्रीगेट करता है। उसका काम ये है कि मरीज़ को एवेलुएट करता है, उसके बाद उसका एडमिशन डिसाइड करता है, और अगर आप चाहते हैं हम उसको अंडू कर देते हैं। इस तरह हमारा वर्क लोड बेहतर हुआ है, हमारी वेटिंग लिस्ट रिड्यूस हुआ है, हमारी फिगर्स बेहतर हो गई हैं। ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, इसमें सारी इन्वॉल्व थे। ये मैं अकेला डिसीजन नहीं कर रहा, तो हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें सारे प्रोफेसर्स मौजूद हैं, उन सब से मिल के हमने पॉलिसी बनाई। ये मेरी कोई इंडिविजुअल की पॉलिसी नहीं है। तो ये तो हम इसके बारे में कमेंट हो गया कि सर ने कहा कि हम वेटिंग लिस्ट कैसे मैनेज करें, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि हमारी वेटिंग लिस्ट अब काफ़ी बेहतर है। और आप जब भी कोई अर्जेंट केस होता है हम उसको फ़ौरन टेकअप करते हैं। इलेक्टिव केस को हम थोड़ा कोशिश होती है 6 महीने साल के अंदर ऑपरेट हो जाए, लेकिन अर्जेंट केस हमने रखा हुआ है कि 1 महीने से ऊपर नहीं जाएगा। एमरजेंट केस उसी दिन ऑपरेट होगा। ये तो सर हमारी ये पॉलिसी है। अगर आप उसको चेंज कराना चाहते हैं, ये मेरे हॉस्पिटल की जो प्रोफेसर्स कमेटी है हमने उनसे बनवाई है। अच्छा, रिगार्डिंग माई क्रीडेंशियल्स रिगार्डिंग दिस, तो सर आप थोड़ा सा इसको देख लें। जो सीनियर रजिस्ट्रार होता है, ही इज़ नॉट कार्डिक सर्जन। उसकी क्वालिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू PMDC रूल्स कि उसने FCPS जनरल सर्जरी कर रखा हो और उसने कुछ टाइम इस स्पेशलिटी में काम किया हो, तो वो ही इज़ एलिजिबल टू बिकम सीनियर रजिस्ट्रार। सीनियर रजिस्ट्रार इज़ नॉट कंसल्टेंट, वो ऑपरेट नहीं करता। तो उस रूल्स के मुताबिक आई वॉज एलिजिबल टू बिकम सीनियर रजिस्ट्रार, तो मैं सीनियर रजिस्ट्रार लग गया। उसके बाद 2010 के अंदर मैंने कार्डिक सर्जरी में भी एग्ज़ाम पास कर लिया। तो देन मेरे पास अब 2 FCPS हो गई, सर्जरी की भी हो गई और कार्डिक सर्जरी की भी हो गई। तो
2013 में जाके मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ। तो मतलब है कि मैंने 2010 में FCPS कार्डिक सर्जरी पास की है, तो आफ्टर 3 इयर्स तकरीबन मैं जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बना। तो व्हेन वी बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर तो फिर आप हमें कार्डिक सर्जन कहते हैं। सीनियर रजिस्ट्रार तक का काम यह है कि सिर्फ अपने सीनियर को असिस्ट करता है, वो ऑपरेट इंडिपेंडेंट नहीं करता। अभी भी जो मेरा सीनियर रजिस्ट्रार है वो मुझे असिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंट केसेस ऑपरेट नहीं करेगा। तो मैं ऐसा नहीं था कि कोई सर्जरीज कर रहा था, उस वक्त मैं अपने सीनियर्स के साथ मिलकर असिस्ट करता था, उनके पेशेंट्स देखता था, ICU केयर, एवरीथिंग आई वाज इन्वॉल्व। तो 2013 में मैं ऑन दैट बेसिस मैंने FCPS पार्ट 2 मैं बहुत कम लोग होंगे जो डबल FCPS करते हैं, या तो जनरल सर्जरी में करेंगे या कार्डिक से। मैंने 2 FCPS किए, तो उसके बाद मैं इसमें एनरोल हुआ। उसके बाद मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया और पर रूल्स हुआ ये। उसके बाद सर मैंने पिंडी में सर्व किया फ्रॉम 2013 टू 2022 अप्रैल। उस ड्यूरेशन में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, फिर मैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, इट वाज नॉट डिपार्टमेंटल प्रमोशन सर, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम हुआ, उसके थ्रू मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना। ठीक है सर, तो ये सर काइंडली रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, इट वाज एज पर रूल्स। और आपको किसी ने खुदा न खास्ता मिसगाइड किया है तो मैं हाजिर हूँ सर, मैं आपको फिर अपॉलजी करता हूँ सर। मेरी आपके साथ कोई पर्सनल नहीं है, मैं किसी के साथ भी पर्सनल नहीं हूँ। मेरे वालिद इस्लामियात के टीचर थे और उन्होंने हमें यही सिखाया अपने बुजुर्गों का एहतराम कर, अपने सीनियर्स का एहतराम। मैं अभी भी अवेलेबल हूँ सर, आप जिस वक्त जिस भी मरीज़ को मेरे लिए भेजना चाहें, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, पूरा हाउस मेरे लिए काबिल एहतराम है सर। आई अगेन फील सॉरी फॉर दैट सर। डॉक्टर साहब इस तरह है कि आपकी बात सुन ली है और अब ये है, एक तो ये काम करें कि कोई और प्रिविलेज मोशन ना आ जाए। आप असम्बली से या हमारी वेबसाइट है असम्बली की, वहाँ पे MPS के नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। वो नंबर जो हैं, चूँकि आप कोई सेक्रेटेरिएट में कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हो ना तो वो और बात है, आप फील्ड में हैं, आपकी ड्यूटी एक फील्ड में आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से MPS के नंबर लेके तो सेव कर लें, ताकि ये जो है ये बात ख़त्म हो जाए कि जी मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आई थी और मैं रिप्लाई नहीं कर सका ना। तो एक तो ये आप हमारी वेबसाइट भी है असम्बली की, और वैसे भी अगर आपको होगा तो मैं बुटर साहब हैं, वो आपको लिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। वो मैं ये करवाएं जी, अपने सब ऑफिसर्स को कहें कि MPS के नंबर जो है ना सेव कर लें। हम इतने भी वो नहीं है, अगर कोई ऑफिसर किसी मसरूफियत की वजह से हमारी कॉल ना सुने, हम गुस्सा नहीं करते, हम इंतज़ार करते हैं कि कॉल बैक आ जाएगी। हमारा गुस्सा उस वक्त होता है कि जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन कॉल बैक ना आए, तो फिर एक होता है कि, तो ये आप डायरेक्शन अपने पूरे डिपार्टमेंट को दो, जो बिलखसूस फील्ड में जो आपके MS और एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन सबको। एक तो ये हो गई बात जी सर, अगर आप इजाज़त दें, सॉरी बात हाँ नहीं कर लें फिर आप। ये एक थोड़ा सा गैप हमने फिर आइडेंटिफाई किया, डॉक्टर साहब के साथ ये बात हुई कि देयर शुड हैव बीन अ लाइजॉन ऑफिसर जिसको फिर पता हो, मतलब एक PA अगर अपनी इतनी नालायकी दिखा रहा है और वो इसको चीज़ों की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं है, तो देयर शुड बी एन ऑफिसर जो लाइजॉन ऑफिसर हो और जो फिर इस चीज़ को इंश्योर करे कि ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं। वो आपने अपॉइंट किया हुआ है कोई? सर अभी डॉक्टर साहब को हमने कहा है, ये जाते ही अपॉइंट करते हैं सर। सर मेरी डिस्कशन हुई, मैंने इनको बताया कि मैं इस सारी इस सिचुएशन से सीखा हूँ कि मुझे जाके फ़ौरन एक डॉक्टर होना चाहिए, नॉट ए PA टाइप थिंग लाइक दैट। एक डॉक्टर होगा जो इन चीज़ों से वर्स होगा और हम उसको लियाज़ोन ऑफिसर मुकर्रर कर लेंगे। और अगर आप बेशक असम्बली भी डायरेक्ट करना चाहिए हमें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ मैंने मैडम को बताया कि मैं आज जाके लेटर इशू कर दूंगा। जी मलिक साहब कर लें। तमाम बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जो भी बात हुई है, हमें आपसे पूरा हमदर्दी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी रिस्पेक्ट और आपका पूरा तकद्दस है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुजतबा साहब का इस लिहाज से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने साहिवाल का जिक्र किया, आपने मुल्तान का तो सारा कर दिया, अब मेरा उसमें नहीं बात बनती जी। तो मैं डॉक्टर साहब आपके गोश गुजार चेयरमैन साहब की मौजूदगी के लिहाज से, मैडम भी बैठी हैं, आपने साहिवाल हमारा कार्डियोलॉजी शुरू किया है, हमारा जो वार्ड है
उसमें 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप वो मेहरबानी कर दें। एक तो वहाँ पे एक इम्प्रेशन है कि आपको उधार चीज़ दे रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले गया था वहाँ पे, तो बेचारे बड़े परेशान थे। आपने को 5 एंजियोप्लास्टी की वो को भेजी हैं, जो इसे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? सर इसे कहते क्या हैं जो आप डिस्पोजेबल सर आपने 5 भेजी हैं, वो बेचारे परेशान है कि 5 वापस कैसे करनी है। नहीं सर, एक तो सर एक अर्ज तो सुनने, एक तो आप ये मेहरबानी फरमाएं कि वो उधार वाला सिस्टम बंद कर दें और आप परमानेंट उन्हें टेकअप करें, क्योंकि सर साहिवाल बहुत बड़ा डिवीजन हेडक्वार्टर है। और सेकंड जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मेरी एमएस से बात हुई 2-3 दिन पहले, एक बड़ा सीरियस वहाँ पे पेशेंट है, तो वो कह रहे हैं, वो बंदे ना वो कह रहे हैं हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे करेंगे। तो आप प्लीज़ हमें साहिवाल में टाइम दें, ऐसे आप मुल्तान में सारी अपनी सर्विसेज ना दें, आप साहिवाल भी तशरीफ़ लाएं और हमें लुक आफ्टर करें। सर थैंक यू वेरी मच। सर मैं साहिवाल 4 to 5 टाइम्स विजिट कर चुका हूँ। उसके अंदर जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। ये इन्होंने मेरे ख्याल मैं इसको अभी इस प्रिविलेज को मैं डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है ना, ठीक है मेरे सवाल जो आपको हाँ वो बता दें। अच्छा सर, ऐसे है कि वहाँ पर जो लास्ट विजिट हुआ विद जो सेक्रेटरी साहब के साथ जो लास्ट विज़िट हुआ, उसमें ये डिसीजन हुआ कि इनिशियली बिफोर इनॉग्रेशन हम लोग सिंपल सिर्फ एंजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, अभी हम स्टेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमने ऑन देयर सजेशन उनको 20 पेशेंट्स का डिस्पोजेबल प्रोवाइड किया सर। तो उसके साथ हमने 20 पेशेंट्स का और 5 जो पेशेंट आप बता रहे हैं वो स्टेंट का सामान दिया, ताकि अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग एंजियोग्राफी को एक्सीडेंट हो जाता है, स्टेंट डालना पड़ जाता है, तो उसको उसके मुताबिक ट्रीट किया जा सके। एक काम ये करें कि अब एक स्पेशल विज़िट रखें साहिवाल का। मेरे भी चूँकि इल्म में है कि सीएम साहबा ने उसको बड़ा यानी प्राउडली किया है। साहिवाल के जो कार्डियक हॉस्पिटल सेक्शन है उसका वो एक वार्ड बनाया। अभी आप जब साहिवाल जाएं तो कोशिश करें मलिक साहब से रब्ता कर लें, ये आपको तमाम जो हमारे एमपीएस हैं उनसे रब्ता करवा देंगे। एक उनको वहाँ ब्रीफिंग दे दें साहिवाल के वाले से, ताकि जो सवाल मलिक साहब के हैं बाकी एमपीएस के भी होंगे। तो बड़ा बेहतर है कि आप 25-30 मिनट की एक ब्रीफिंग जो है वो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन जो साहिवाल के हैं वो ये लिस्ट दे देंगे। मलिक साहब तुसी लिस्ट दे देना, तो अगली बार जब भी जाएं हॉस्पिटल की एक्टिविटी के साथ साथ 20-25 मिनट की एक ब्रीफिंग भी हमारे पार्लियामेंटेरियन को दे दें। अच्छा जी, इस तुसी करनी है, मैं टाइम बहुत मैं आधे मिनट की बात करूंगा सर। ये हमारा भी ना जहाँ तहसील अहमदपुर सियाल जो है ना, ये बॉर्डर पर है, उस हमें भी यही लगता है कार्डियोलॉजी मुल्तान वाले। हाँ जी हमारे सर लोगों को 2032 की तारीखें दी जा रही हैं बाईपास की जो लोग हैं। और दूसरा ये मैडम साहब बैठी हैं, तो पंजाब असम्बली में भी जो नीचे है ना अद्वियात नहीं मिल रही, तो एडिशनल सेक्रेटरी साहब बैठी हैं, तो इसके लिए भी इनको कहें कि ठीक। अच्छा जी, इसमें ये है कि एक तो ये असम्बली की मेडिसिन का बड़ी देर से इशू है, मेरे इल्म में है, ठीक है ना जी, ये हल ही नहीं हो रहा। पता नहीं स्पीकर साहब के भी इल्म में है, ये कोई इस तरह का इशू बन गया है कि जो नाकाबिले हल है, तो वो कोई और आ जाती है। इस तरह के इश्यूज़ हैं, इसको ज़रा एक तो ये देखें। हाँ मेडिसिन नहीं आ रही मैडम, ये आपकी मौजूदगी का हमें फ़ायदा होना चाहिए। ये ज़रा मतलब प्रायोरिटी बेस पे 1-2 दिन में इसको देखें इस सारे इशू को। और बाकी इसकी आज की जो ये प्रिविलेज मोशन है इसको हम पेंड कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुअज़्ज़ज़ हमारे एमपीए साहब ने रेज़ की हैं कि जिनको देखने की ज़रूरत है वासिफ साहब, तो इसलिए मैं पेंड कर रहा हूँ। आपका ये पेपर भी मेरे पास है, मैं ख़ुद भी ज़रा इसको टाइम नहीं है इसको देखने का ना इस वक्त यहाँ बैठ के, तो मैं ज़रा इसको भी देखूँगा, ठीक है ना जी। तो अगली मीटिंग में हम इस प्रिविलेज मोशन को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि
इसमें क्या चीज़ें हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी उन्होंने एक पॉजिटिव है आज की इस प्रिविलेज मोशन में कि उन्होंने आपसे माजरत कर ली है अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो आप और उनका है मामला, ठीक है ना जी, लेकिन इस चीज़ को मैं इंशाअल्लाह ताला मैं देखूँगा। बहुत शुक्रिया जी सबका। थैंक यू सर।